हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में मैं एक एंगुलर पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा और उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि हम समझेंगे इसमें एंगुलर होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट क्या है, राउटिंग क्या है, वन वे, टू वे, बूटस्ट्रैप कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे वेबसाइट को बनाने के लिए, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, आप इसमें मेन्यू कैसे डिज़ाइन करेंगे, गार्ड्स क्या होते हैं, टोस्टर, RxJS लाइब्रेरी। RxJS लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है और रिएक्टिव फॉर्म बनाऊँगा। ये सारे टॉपिक समझेंगे। उसके बाद मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। जो एप्लीकेशन में होम पेज होगा, अबाउट अस होगा, कस्टमर लिस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, कस्टमर को एडिट करूँगा और कस्टमर को डिलीट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर आपने अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो ये लिंक है हमारे पास @टेक्निकल नॉलेज ग्रुप। और मैं इससे पहले भी एंगुलर 11 पे सीरीज़ क्रिएट करी हैं जो अलग अलग वीडियोस हैं। सो मैं इसका वो प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। सो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये विजुअल स्टूडियो ओपन करा है। ये बिल्कुल फ्रेश है, इसमें भी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है इसके अंदर। तो मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। सो एंगुलर में एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है ng न्यू और फिर एप्लीकेशन का नाम देते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन का नाम होगा डेमो एप्लीकेशन और फिर आप प्रेस एंटर कर दीजिए। ये कुछ सेकंड से मिनट लग सकता है। अब वो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रेडी करेगा और ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता भी है। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन येस करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ें चाहिए। मुझे राउटिंग भी चाहिए जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। येस कर दीजिए। और ये फिर पूछता है कि आप किस स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे। तो मैं CSS में कंफर्टेबल हूँ तो मैं CSS यूज़ करूँगा। अगर आप किसी और चीज़ में हैं तो वो सिलेक्ट करके आप एंटर कर दीजिए। तो मैं CSS चूज़ करूँगा और फिर मैं प्रेस एंटर कर दूँगा। अब ये इंस्टॉल करना शुरू करेगा। तो ये कुछ सेकंड लेगा। तब तक हम ये समझ लेते हैं कि एंगुलर होता क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस करा गया एंगुलर। इतनी सारी लैंग्वेज थी पहले वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, तो ये एंगुलर क्यों आया। देखिए, एंगुलर एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे हम फ्रंट एंड ही डिज़ाइन करते हैं। हम बैक एंड का कोई पार्ट, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लिखते हैं। DB से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, उसके लिए हमें थर्ड पार्टी वेब API चाहिए होती हैं। तब वो वेब API ही DB से कनेक्ट करती है और एंगुलर वेब API से इंटरेक्ट करता है। ठीक है। और एंगुलर क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, जहाँ पर मेरा हेडर एंड फुटर, जो लास्ट में होता है फुटर, ये वो स्टेबल होता है, वो कांस्टेंट होता है। बाकी बॉडी चेंज होती है, मतलब आप पार्शियल पेज ही रिफ्रेश करते हैं और URL में सिर्फ कुछ चीज़ें अपेंड होती हैं, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है। जैसे हम ट्रेडिशनल वेबसाइट में देखते थे, अगर मैं किसी मेन्यू पे क्लिक करता था तो पूरा पेज लोड होता था और वो बहुत टाइम लेता था, उसमें परफॉर्मेंस का इशू होता है। लेकिन एंगुलर ने ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दी है। ये क्या करता है, सिर्फ बॉडी को चेंज करता है, ये पार्शियल सेक्शन ऑफ अ पेज चेंज करता है और URL को अपेंड करता है। जैसे अगर मैं डॉक्स पे क्लिक करूँ तो आप ये देखना कि ये पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता, सिर्फ ये पार्ट चेंज हुआ और इसने क्या करा कि docs/docs ये ऐड कर दिया है। मैं फीचर पे अगर क्लिक करूँ तो क्या करता है, ये फीचर इसने ऐड करा और कुछ सेक्शन ही सिर्फ चेंज हुआ है। तो इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ पेज का, एप्लीकेशन बहुत फास्ट लोड होती है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है एंगुलर का। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि मेरा कहाँ तक इंस्टॉल हुआ है। ओके, इंस्टॉलेशन चल रहा है। अभी मैं वेट कर लेता हूँ कुछ सेकंड्स। ये प्लेलिस्ट मैंने एंगुलर में क्रिएट करी है। तो इसमें 39 वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि फ्रंट एंड से मतलब पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं ये शेयर कर दूँगा एक बारी डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आप ये भी रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे तो पूरा समझाने वाला हूँ A to Z। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना भी सीख जाएंगे और सारा जो भी एंगुलर के कंसेप्ट है वो भी सीख जाएंगे। इसने सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दी है। तो एक बार फोल्डर पे चलते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या इसने किया है। इसने कुछ फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया है जो मैंने कमांड चलाया था ng new, और एक नोड मॉड्यूल्स इसने फोल्डर बनाया है, src फोल्डर बनाया है, कुछ और फाइल्स ऐड करी हैं। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, डेमो एप्लीकेशन। E2E के अंदर जो भी फोल्डर, जो भी फाइल्स पड़ी हैं वो टेस्टिंग के काम आती हैं। तो अभी हम टेस्टिंग नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट करते हैं कैसे एंगुलर में, फिर हम टेस्टिंग की बात करेंगे। ये अभी हम छोड़ देते हैं, ये भी हमारी ज़रूरत का काम नहीं है। ये नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। एक तरीके से आप समझ लीजिए इसके अंदर सारी
सारी JS पड़ी हुई हैं, सारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पड़ी हुई हैं जिनका मैं यूज़ करूँगा अपने जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँगा, ठीक है। जो कि आप एंगुलर को सपोर्ट करती है। जैसे आप राउटिंग के लिए, तो राउटिंग के लिए कोई एक सपोर्टिव हमें जावास्क्रिप्ट फ़ाइल चाहिए होती, तो इसमें है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप इसमें वो फ़ाइल होगी, उस फाइल का मैं रेफरेंस डाल दूँगा अपनी एप्लीकेशन में और वो चल पड़ेगी सीधे सीधे। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जब मैं एक एंगुलर एप्लीकेशन पे काम करता हूँ। तो ng मॉड्यूल्स वही चीज़ है और बाकी इसका मुझे कहीं और यूज़ नहीं होता है, सिर्फ इसको मैं रेफरेंस डालता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। SRC ये इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ही हमारे सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं। प्रोजेक्ट का एक्चुअल आर्किटेक्चर SRC के अंदर होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन करते हैं। सो ये एप्लीकेशन में एंगुलर के अंदर होता है क्या, ये फाइल्स एंड फोल्डर्स होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सो मॉड्यूल्स क्या होता है, ये एक लॉजिकल डिवीज़न ऑफ अ प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट में आप देखते हैं कस्टमर इंटरेक्ट करता है, एक एडमिन पार्ट होगा, ठीक है, एक पेमेंट सेक्शन है और एक जहाँ पे आप ऑर्डर्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये 3-4 मॉड्यूल्स हैं। सो मैं एक ही मॉड्यूल्स में ना सारे पेज बना के मैं डिफरेंट मॉड्यूल बना लेता हूँ और वो मॉड्यूल उसी को दिखता है जिसको मुझे दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि एडमिन मॉड्यूल होगा तो एडमिन मॉड्यूल हमेशा बैक ऑफिस ही दिखेगा, कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट को डिवीज़न कर दूँगा, लॉजिकल डिवीज़न कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को मॉड्यूल वाइज। सो सबसे पहले जो मॉड्यूल बनता है एंगुलर में वो होता है ऐप मॉड्यूल। सो ऐप मॉड्यूल जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं वो इतनी फाइल्स हैं आपके पास, जो कि app.module.ts इस फाइल के अंदर मॉड्यूल्स बोलते हैं। मैं इसको बोलूँगा ऐप मॉड्यूल फाइल है ये। और इसमें जो सबसे पहले कंपोनेंट बनता है तो वो होता है ऐप कंपोनेंट, जो कि डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। मैं बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो मैं क्रिएट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए होगा, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है वो ऐप मॉड्यूल होता है और जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट होता है वो ऐप कंपोनेंट होता है। सो अब ये लोड कैसे होता है, मतलब एप्लीकेशन ये चलती कैसे है, तो उसके लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो एक बार ये इसमें जो सबसे पहले फाइल एग्जीक्यूट होती है वो होती है main.ts। आप main.ts देख लीजिए, ये सबसे पहली एंट्री पॉइंट है। इसमें क्या करता है, ये बताता है कि सबसे पहले जो मॉड्यूल है वो कौन सा मॉड्यूल लोड होगा आपके पास। मैंने बताया जैसे कि एप्लीकेशन में आपके पास एडमिन है, कस्टमर मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल है, तो सबसे पहले मॉड्यूल कौन सा ओपन होगा मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मेरा ऐप मॉड्यूल होगा सबसे पहले। सो ऐप मॉड्यूल ओपन होगा, उसके बाद मैं ये इंपॉर्टेंट फाइल है ऐप मॉड्यूल्स की। तो ऐप मॉड्यूल में सबसे पहले कंपोनेंट कौन सा खुलेगा, सबसे पहले पेज कौन सा खुलेगा, क्योंकि एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे पेज हो सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, कस्टमर लिस्ट हो गया, जहाँ से कस्टमर डिलीट कर सकता है, जहाँ से कस्टमर अपडेट कर सकता है। तो ये डिफरेंट पेजेस हो गए हमारे पास। अबाउट ऐसा होम पेज है, ये सारे पेज हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इन सारे कंपोनेंट सबसे पहले कौन सा ओपन होगा वो मैं यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ बूटस्ट्रैप में। सबसे पहले कंपोनेंट कौन सा बूटस्ट्रैप होगा वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ ऐप कंपोनेंट, क्योंकि मेरे पास एक ही कंपोनेंट है अभी, तो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइंड होता है ये। सो ये ऐप कंपोनेंट सबसे पहले बूटस्ट्रैप होता है। अगर मैं एप्लीकेशन को चलाऊँगा तो चलाने के लिए इसमें कमांड होता है ng-serve। तो मैं चलाता हूँ और फिर देखता हूँ सबसे यार ये सही है, सबसे पहले यही कंपोनेंट लोड होता है। सो ओके, ये कमांड प्रोजेक्ट के बाहर है तो मुझे प्रोजेक्ट को इस फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा, देन ये सब चलेंगे। बस एक मुझे यहाँ पे पाथ चेंज करना है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। अब मैं ng-serve कमांड चलाऊँगा एप्लीकेशन को रन करने के लिए और ये फिर ब्राउज़र पे मैं रिज़ल्ट देखूँगा। देखिए लोकल होस्ट 4200 ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। मैं अभी आपको बताऊँ कि कहाँ से आप ये पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं और कहाँ पर ये जो एप्लीकेशन लेवल के चेंजेस है वो कहाँ पे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी जानना। सो लेट्स सी, एंड ये कंपाइल हो चुका है। सो मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे और लोकल होस्ट 4200 ओपन करूँगा। सो ये रहा, ये है हमारे पास डिफरेंट जो ऐप कंपोनेंट का HTML था ये वो रेंडर हुआ है। सो इसका मतलब है कि जो ऐप कंपोनेंट है वो सही रेंडर हुआ है। अगर मैं SRC के अंदर जाऊँ, ऐप के अंदर जाऊँ और मैं इसका HTML दिखूँगा तो ये सारा वही HTML है जो मेरे को वहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं हटा दूँ और सिर्फ यहाँ पे ये लिख दूँ ऐप कंपोनेंट, सो आप देखेंगे सिर्फ यही लिख कर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। अब इसमें 2-3 फाइलें और हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे index.html है। अगर HTML की बात करें तो ये यहाँ से शुरू होता है HTML पार्ट, और इसमें कोडिंग होती है टाइपस्क्रिप्ट में। सो ये जो index.html इसमें इसने बोला है कि ऐप -रूट ये डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जो ऐप कंपोनेंट है वो यहाँ पे डाला गया है, ऐप कंपोनेंट का सेलेक्टर है। अगर मैं इसका ओपन करूँगा ऐप component.ts फाइल, तो आप ये देखेंगे सेलेक्टर बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जो यहाँ पे इस पे index.html में पड़ा हुआ है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट पे HTML पे अगर उसको दिखाना है तो मुझे उसके सेलेक्टर से बात करनी पड़ेगी, मतलब मुझे उसका सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। और वहीं पर अगर किसी कंपोनेंट को उसके दूसरे कंपोनेंट की .ts फाइल पे कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा उसके कंपोनेंट के नेम से, उसके क्लास नेम से। सो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि कहाँ पे मुझे सेलेक्टर यूज़ करना है, कहाँ पर क्लास नेम यूज़ करना है। तो क्लास नेम मैं यूज़ करूँगा TS फाइल पे, सेलेक्टर में यूज़ करूँगा HTML फाइल पे, सीधा सीधा ये चीज़ है। और इसमें 2-3 फाइलें और हैं, एक है package.json, एक है angular.json। सो package.json में क्या है कि ये सारी डिपेंडेंसीज़ हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुई हैं। इसमें देखिए 2 टाइप की डिपेंडेंसीज़ हैं, एक ये डिपेंडेंसीज़ है और एक नीचे होगा डेव डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसीज बोलता है कि जो डेवलपमेंट के लिए आपके डेवलपमेंट सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हैं वो ये सारी हैं, ठीक है। और ये सारे कमांड जो आप अभी चलाते हैं ng करके, ng स्टार्ट, ng बिल्ड, तो ये सारे कमांड हैं, ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ। देखिए ng सर्वे ना स्टार्ट करने के लिए, तो package.json में ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। तो यहाँ पर कुछ चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, फिर आप इसको चेंज करिए। दूसरा है angular.json फाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम एप्लीकेशन लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट नेम क्या है मेरा, ये राउटिंग उसका क्या है, मतलब जो SRC है वो रूट फोल्डर है, अगर किसी और को बनाना है वो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। और अगर आप देखते हैं जब मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ तो आप देखिए 4 फाइलें क्रिएट होंगी। अभी मैं कुछ दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, तो वहाँ पे 4 फाइलें क्रिएट होंगी। एक होगा CS फाइल, HTML फाइल, specs.ts और .component.ts। तो specs.ts होता है टेस्टिंग कंपोनेंट करने के लिए, अगर मुझे इस कंपोनेंट को टेस्ट करना है तब ये फाइल ज़रूरत होगी। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तब इस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा, और जब भी मैं नया कंपोनेंट क्रिएट करूँगा उस समय यहाँ पर TS फाइल जनरेट नहीं होगी, ठीक है। और ये सारे कुछ स्ट्रक्चर हैं, वह एसेट्स है। एसेट्स स्ट्रक्चर क्या होता है, एसेट्स फोल्डर जहाँ पे मैं अपनी स्टैटिक्स फाइल रखता हूँ। जैसे कि कोई इमेज हो गई या कोई आइकन है तो वो मैं यहाँ पे रखूँगा एसेट्स के अंदर, और मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। ये स्टाइल सेक्शन है। स्टाइल सेक्शन के अंदर क्या होता है कि एक ही CSS है मेरी एप्लीकेशन में, style.css। अगर मुझे कोई एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी है तो वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। जैसे कि नोड मॉड्यूल से दिखाया था, तो अभी मैं जब इसमें टोस्टा वगैरह यूज़ करूँगा तो उसका मुझे यहाँ पे रेफरेंस देना होगा, ठीक है। सो style.css मैं यहाँ पे अपने जो एक्सटर्नल CSS फाइल होंगी वो मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। सेम विथ स्क्रिप्ट जो भी एक्सटर्नल जो स्क्रिप्ट फाइल हैं, जो मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल हैं, वो अगर मेरे को यूज़ करनी है तो मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी होंगी। अगर मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रोडक्शन है, और मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना भी सकता हूँ अकॉर्डिंगली कि मुझे कौन से कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं। तो अगर आप environment ये फाइल देखेंगे environment.ts फाइल, तो यहाँ पे 2 फाइल है environment फोल्डर के अंदर। देखिए environment फोल्डर होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाती है तो उससे पहले ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली मैं डेवलपमेंट का सीधे प्रोडक्शन में डाल दिया। सबसे पहले क्या होता है, QA टेस्ट करता है, फिर UAT टेस्टिंग होती है, फिर प्रोडक्शन में जाता है। और कहीं के पर जब बड़ी एप्लीकेशन टेस्ट होती है तो उसके लिए एक प्री प्रोडक्शन सर्वर होता है, 2-3 सर्वर और बीच में आ जाए तब वो जाके लाइव में पब्लिश होती है। तो वो क्या होता है कि हर इन्वायरमेंट पे अपने अपने कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। जैसे कि अगर मैं लोकल सिस्टम पे हूँ और मैं कोई API यूज़ कर रहा हूँ तो उसका जो पाथ होगा वो कुछ और होगा जो लोकल सिस्टम पे चल रहा है। जब मैं QA पब्लिश करूँगा तो वहाँ पर जो API पब्लिश होगी उसका जो पाथ होगा वो समथिंग होगा कि QA.com, राइट। अगर मैं UAT पे जाऊँगा तो उसका होगा UAT.com, लाइव का तो कुछ और होगा। सो वो सारी चीज़ें बार बार ना चेंज करके बार बार अपडेट ना करूँ तो उसके मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट फाइल बना लेता हूँ इन्वायरमेंट वाइज। जैसे ये प्रॉड है, मतलब प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, ये environment.ts ये लोकल के लिए यूज़ हुई है। ऐसे मैं और भी क्रिएट कर सकता हूँ जो कि मेरे UAT स्टेजिंग के लिए हो गया, UAT के लिए हो गया, और मैं वहाँ पे एक बार पाथ डिफ़ाइन कर दूँगा कि जो QA के लिए API है वो QA.com है, जो UAT के लिए वो UAT.com है, और फिर मैं बिल्ड करके
उसे उठा के पब्लिश कर दूंगा, फिर मुझे कहीं पर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट वाइज फाइल पिक कर लेगी कौन से इन्वायरमेंट में कौन सी फाइल चलनी है। तो इसका ये मतलब होता है। तो ये हो गया मेरे पास इस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये चलती कैसे एप्लीकेशन है। वन वे टू वे क्या, ये स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास। कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट में जो नाम दिया हुआ है, मतलब कंपोनेंट और HTML कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, वो इंटरेक्ट करते हैं किसी वेरिएबल से। ठीक है, जैसे मुझे टाइटल है और टाइटल अभी देखिए कहीं नहीं दिख रहा है। अगर मुझे इसको दिखाना है तो इसके दो वे हैं, वन वे टू वे, इसमें बाइंडिंग्स होती हैं। तो अगर मैं ऐसे बाइंड करता हूँ डबल कर्ली ब्रेसेस में और ये अपना वेरिएबल का नाम पेस्ट कर देता हूँ, इसे बोलते हैं वन वे बाइंडिंग। ये होती है वन वे बाइंडिंग। और वन वे बाइंडिंग ही इसको बोलते हैं। और इंटरपोलेशन। सो अगर मैं इसको अपनी एप्लीकेशन को देखूँगा जाके, सो आप ये देख लीजिए कि ये बाइंड हो गया। जो टाइटल था मेरा वो यहाँ पे दिखने लगा, राइट। सो टाइटल क्या था, मेरा टाइटल था डेमो एप्लीकेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूँ तो वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अगर देखिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और सेव कर दूँ तो ब्राउज़र क्या करता है, जैसे ये कंपाइल्ड होगी एप्लीकेशन, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता है और वो चेंज कर देता है, मतलब चेंजेस मेरे को रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब टू वे होता है। टू वे मैं अभी बताऊँगा, जब मैं एक फॉर्म बनाऊँगा तो टू वे बाइंडिंग क्या होते हैं वो मैं बताते चलूँगा। फिर एक इसमें फ़ाइल होती है राउटिंग की। देखिए राउटिंग फ़ाइल क्या होती है कि राउटिंग फ़ाइल एक मेन्यू का काम करता है। सबसे पहले मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। सो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन बंद करनी पड़ेगी। और कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए कमांड होता है ng फॉर जनरेट। मैं ये भी लिख सकता हूँ जनरेट, मैं सीधे सीधे जी भी लिख सकता हूँ। और कंपोनेंट मैं ये भी लिख सकता हूँ, पूरा कंपोनेंट। और मैं कंपोनेंट भी लिख सकता हूँ, मैं सी भी लिख सकता हूँ, उसका एलियासिंग है। सो जी और सी एलियासिंग है जनरेट और कंपोनेंट का। फिर मैं अपने कंपोनेंट का नाम रख देता हूँ, जैसे कि मुझे रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है तो मैं रजिस्ट्रेशन डाल देता हूँ फिलहाल, प्रेस एंटर। सो ये कंपोनेंट अभी क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसने कंपोनेंट एक रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर ऐड किया, उसके अंदर 4 फाइलें क्रिएट कर दी, HTML और TS फाइल। ठीक है, अब क्या है, राउटिंग कैसे यूज़ करूँगा मैं। राउटिंग होता है कि एक तरीके से मेन्यू है, मैं उस मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा राउटिंग पेज, ये रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाए, अदरवाइज मैं होम पेज खुल जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंपोनेंट पे, ऐप कंपोनेंट पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ राउटिंग, या 2 मेन्यू बना लेता हूँ। एक बोलता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन पेज, एक बोलता हूँ ऐप कंपोनेंट, ऐप पेज या होम पेज। सो इसके अंदर एल आई के अंदर मैं एक एंकर लेता हूँ और एंकर को बंद कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ होम पेज। और अब मैं राउटिंग फ़ाइल ओपन करता हूँ। तो राउटिंग फ़ाइल ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे मेरे दोनों कंपोनेंट होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट लिखूँगा फ्रॉम, फिर यहाँ पर डॉट लगा मैं स्लैश करूँ तो मैं अपने कंपोनेंट तक पहुँच सकता हूँ। जितने ही मैंने कंपोनेंट क्रिएट किए होंगे, मुझे पता है रजिस्ट्रेशन है, स्लैश रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, और उसका नाम आ जाएगा क्लास नेम, जो भी रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के अंदर क्लास नेम होगा। तो क्या नाम होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस में आ जाता है। दूसरा मुझे चाहिए ऐप कंपोनेंट, सो मुझे इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम ऐप कंपोनेंट स्लैश ऐप कंपोनेंट, और उसका क्लास नेम ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अब राउटिंग कैसे डिफाइन होगी, मैं राउटिंग इसके अंदर डिफाइन करूँगा, इस एरे के अंदर। इस एरे में ऑब्जेक्ट फॉर्म में डिफाइन करनी पड़ती हैं राउटिंग्स। सो कर्ली ब्रेस लगाइए, पाथ लिखना होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक तरीके का जो URL में आपको स्लैश करके दिखता है, वो यहाँ पे मुझे नाम देना है, शॉर्ट नेम देना है उस पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो रजिस्ट्रेशन को मैं बोल देता हूँ रजिस्ट्रेशन सिंपली, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट किससे अटैच होगा, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट से। ठीक है, ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन का पाथ।
या राउट, इसको बोलते हैं राउट डिफाइन करना। और देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, उसमें मैं बोलूँगा होम पाथ, इसको मैं बोलूँगा होम, और ये कौन से कंपोनेंट से अटैच है, सॉरी कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट से अटैच है। सेव कर लीजिए। सो ये दो राउटिंग डिफाइन हो गई, क्योंकि मेरे पास दो ही पेज हैं, एक रजिस्ट्रेशन है और एक ऐप कंपोनेंट है। इसको आप कंपोनेंट बोल सकते हैं या फिर जनरल लैंग्वेज में मैं इसको पेज भी बोल सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर आऊँ कंपोनेंट। देखिए आपने इससे पहले किसी भी एप्लीकेशन में देखा होगा HRF यूज़ करते हैं एंकर टैग के साथ, लेकिन यहाँ पर यूज़ करते हैं हम राउटर लिंक। और राउटर लिंक के साथ मुझे डिफ़ाइन करना पड़ता है स्लैश और जो भी राउटिंग के अंदर ये दिया होगा आपने। सो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम और ये सेव। अब फिर ng सर्व चलाता हूँ एप्लीकेशन को रन करने के लिए और फिर देखते हैं ये मेन्यू काम करता है नहीं करता है। सो दो मेन्यू डिक्लेयर हो जाएंगे यहाँ पर। इसमें यहाँ पे BR लगा देता हूँ लाइन चेंज करने के लिए। मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन HTML खुलेगा, जो कि ये जो लिखा हुआ कंटेंट वो दिखाई पड़ेगा। अगर मैं ऐप वाले मेन्यू पे क्लिक करूँगा, मतलब मैं होम पे क्लिक करूँगा, तो मुझे जो इसके अंदर app.component.html डिफाइन होगा वो मुझे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि अच्छा कुछ एरर है, इसमें बोलता है कि टोकन है, पार्सिंग नहीं है, तो यहाँ पे मुझे सिंगल ब्रेसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड सेव इट। अभी अगेन बंडलिंग करेगा। अब इसने कहा कंपाइल सक्सेसफुली। सो मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ ब्राउज़र। देखिए अगर मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँ तो इसने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन URL चेंज कर दिया, लेकिन सेक्शन नहीं दिखाई पड़ा। मतलब जो कि मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते समय ये दिखना चाहिए था मुझे रजिस्ट्रेशन वर्क, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ा। उसका रीज़न ये है कि राउटिंग वर्क करने के लिए मुझे एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती है, वो होता है राउटर आउटलेट। इसके बिना राउटिंग काम नहीं करेगा। सेव कर दीजिए। देखिए रजिस्ट्रेशन वर्क, पाथ चेंज हुआ, रजिस्ट्रेशन वर्क। अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो जो भी होम के अंदर कंटेंट था वो दोबारा से दिखने लगा, भले ही वो रिपीट हुआ लेकिन वो उसके अंदर सेम ही कंटेंट था। अगर मैं रजिस्ट्रेशन में क्लिक करूँ तो मुझे वापस से रजिस्ट्रेशन वर्क दिख गया, करेक्ट। तो ये राउटिंग हमारी यूज़ आता है जब मैं मेन्यू डिज़ाइन करता हूँ या फिर कहीं पर किसी पेज पे बटन हो और किसी दूसरे पेज पे मुझे रिडायरेक्ट करना हो, तब मुझे राउटिंग का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो ये राउटिंग कंफर्म हो गया कैसे चलता है। अब मैं डिफ़ाइन करता हूँ। लेट्स एक एप्लीकेशन छोटी सी बनाते हैं जिसमें मैं मेन्यू डिज़ाइन करूँगा, फिर मैं कस्टमर रजिस्ट्रेशन और रिएक्टिव फॉर्म बनाऊँगा, और रिएक्टिव फॉर्म के साथ साथ मैं 2-वे बाइंडिंग बताऊँगा। जितना भी रेस्ट अभी टॉपिक्स बच रहा है इसमें वो मैं फॉर्म एक एप्लीकेशन बनाऊँगा तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप ओपन कर लेता हूँ, एंगुलर बूटस्ट्रैप, क्योंकि उसी से लेके मैं बनाऊँगा एप्लीकेशन, ठीक है। एंगुलर बूटस्ट्रैप। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप अपने एंगुलर की एप्लीकेशन चलाने के लिए सबसे पहले ही उसने बता दिया कि आपको ये चलानी पड़ेगी ng ऐड, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेते हैं और अपनी एप्लीकेशन में आते हैं, टर्मिनल पे आते हैं, इसको बंद कर देते हैं एप्लीकेशन को और ये पेस्ट कर दीजिए, प्रेस एंटर कर दीजिए सीधे सीधे। तो ये बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसीज वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप यूज़ क्यों करते हैं? बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन को स्टाइलिश बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कंपोनेंट्स पे जाऊँ तो कंपोनेंट्स के अंदर दिया हुआ कि आप कैसे अपनी चीज़ों को कैसे अच्छा दिखा सकते हैं। जैसे बटन है तो आपको बटन कुछ स्टाइलिश दिखाना है, तो इसमें क्या है, बूटस्ट्रैप की सीएसएस होती हैं, वो आप ऑटोमेटिकली लगा दीजिए, वो उसी स्टाइल में दिखा देगा। जैसे कोलैब्स है, कोलैब्स को आपको ये अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, कोड पे जाइए, ये कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करिए, सीधे सीधे एप्लीकेशन ये चल पड़ेगी, ठीक है। सो ये इतना इजी है इम्प्लीमेंट करना बूटस्ट्रैप। अगर आपको ड्रॉप डाउन देखिए कुछ स्टाइलिश इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें बहुत इजी है, कोड पे जाइए, ये बूटस्ट्रैप की सीएसएस होती हैं, इनबिल्ट सीएसएस हैं। तो ये जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बूटस्ट्रैप जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो सिंपल एज इट इज़ दिखने लगेगा, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है।
और जैसे मॉडल है, मॉडल पॉपअप आपको दिखाना है, तो ये डिज़ाइन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा कि आपको पता करना है कि ये दिखना कैसे है और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारे ब्राउज़र पे सही से दिखे नहीं दिखेगा। तो वो सब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बूटस्ट्रैप का सिर्फ ये कोड कॉपी कर लीजिए और मॉडल पॉपअप सारे ब्राउज़र पे बिल्कुल सही से दिखेगा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी आपकी। ठीक है, तो ये हम अभी यहाँ से कुछ चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मेन्यू यूज़ करेंगे। एक बार ये चेक कर लेते हैं डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है या नहीं। ठीक है, इंस्टॉल हो गई है। सो यहाँ पर मैंने मेन्यू क्रिएट किया है जो कि बूटस्ट्रैप का हेल्प किया। बूटस्ट्रैप जब मैंने इंस्टॉल किया था तो angular.json फाइल, जब मैंने आपको बताया था angular.json फाइल में क्या करता है, स्टाइल्स के अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी CSS अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इंस्टॉल हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जब मैंने इंस्टॉल किया था इसने ऑटोमेटिकली ही रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर लिया है। सो इससे भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। और मैंने नेव बार का यूज़ करके मेन्यू बनाया। जैसे इससे पहले मैंने आपको मेन्यू दिखाया था, वो सिंपल 2 मेन्यू मैंने आपको ऐसे बताए थे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक नेव बार जो कि बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये नेव बार है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं कोड को और अपने मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अब मैंने अपने मेन्यू डिज़ाइन करें यूजिंग नेव बार और 2 लिंक ही डिज़ाइन किया, एक है कस्टमर लिस्ट, एक है कस्टमर रजिस्ट्रेशन, वो मैं अभी बनाऊँगा। सो कस्टमर रजिस्ट्रेशन मेरा बना हुआ, कस्टमर लिस्ट मुझे बनाना है। सो ये एप्लीकेशन रनिंग है। एक बार मैं ये चीज़ देख लेता हूँ कि मेरा मेन्यू देख कैसे रहा है। और ये वेबसाइट है। एक तरीके से यहाँ पे मुझे लोगो डिज़ाइन करना है। सो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरा कुछ ऐसा मेन्यू दिख रहा है। ये एक वेबसाइट नेम, मतलब मेरे वेबसाइट का नेम आ गया, मैं यहाँ पे लोगो लगा सकता हूँ। और ये दोनों हमारे लिंक हैं, मतलब एज अ मेन्यू काम कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज दिखाई देगा। अब मुझे बस ये करना है कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज मुझे यहाँ पे इसको लिंक करना है, मुझे कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज दिखना चाहिए। सो ये मैं डिसेबल कर देता हूँ। जब मैं कस्टमर लिस्ट बनाऊँगा तो उस समय यूज़ करूँगा, इसको मैं डिसेबल कर दिया। और अपनी राउटिंग फाइल से ये रजिस्ट्रेशन वाला कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे अपने आके और ये पेस्ट कर देते हैं, सेव। सो यहाँ पर मैं आता हूँ एप्लीकेशन पे, रजिस्ट्रेशन वर्क। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा रजिस्ट्रेशन वाले पे मैं जब क्लिक करूँगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट्स का डेटा दिखने लगा। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है कि मैं रजिस्ट्रेशन पे आऊँ और मुझे अपना फॉर्म डिज़ाइन करना है, जहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पिन कोड, ड्रॉप डाउन लिस्ट लूँगा, जहाँ पे मुझे कंट्री दिखानी है। तो ये सब चीज़ें मैं फॉर्म डिज़ाइन करूँगा। तो ये मैं जो फॉर्म डिज़ाइन करूँगा वो भी मैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से ही करूँगा। ठीक है, सो अभी मैं क्या, देखिए मुझे अगर डिज़ाइन करना हो फर्स्ट बॉक्स, मतलब एक तरीके से फर्स्ट नेम के लिए, तो मैं टेक्स्ट लिख दूँगा। मैं यहाँ पे बोल दूँगा अच्छा फर्स्ट नेम है और ये सेव कर दूँ। इसी तरीके से मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ, ये लास्ट नेम के लिए मैं इसको डाल दूँ और ये पिन कोड के लिए डाल देता हूँ। सो एक बार मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ। सी अगर मैं इसके आगे भी कुछ लिख देता हूँ कि अच्छा ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, सो देखिए इतना इंटरेक्टिव नहीं है। काम तो चल जाए लेकिन इंटरेक्टिव नहीं है। तो मुझे बूटस्ट्रैप यूज़ करने के बाद इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इंटरेक्टिव भी बनाना है। तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से मैं इसको फॉर्म डिज़ाइन करता हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करूँगा रिएक्टिव फॉर्म। तो आप रिएक्टिव फॉर्म भी सीखेंगे, 2 वे बाइंडिंग भी सीखेंगे और कुछ APIs हैं जो एक ही API मैंने डिज़ाइन करा है, जहाँ पे मुझे कस्टमर सेव करना है और कस्टमर फेच करना है, डिलीट, अपडेट, सबकी API रेडी है। सो API डिज़ाइन कैसे करते हैं वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग वर्ड है। तो वो जब मैं दूसरा सीरीज़ क्रिएट करूँगा जहाँ पे मैं API स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि API आप क्रिएट कैसे करते हो। और मैंने API बनाई है .NET पे। सो और ये DB है मेरा, जहाँ पे ये टेबल है, कस्टमर है और करेंसी है, मतलब ये कंट्री है। तो ये कंट्री में बाइंड करूँगा इस टेबल से और जो भी मेरा कस्टमर सेव होगा वो यहाँ पे सेव होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंट्री, पिन कोड, एड्रेस, इज एक्टिव, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड, किसने क्रिएट किया था, कब क्रिएट किया था, कब अपडेट हुआ था, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होगा इस टेबल में, कस्टमर में। ठीक है, सो मैं फॉर्म डिज़ाइन करता हूँ। सो मैं गूगल पे जाता हूँ और टाइप करता हूँ बूटस्ट्रैप फॉर्म।
सो ये रहा लिंक। सो आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, ये सीधे सीधे इसमें कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं, आपको कैसा चाहिए फॉर्म, ठीक है। तो वो ये आप सेक्शन पूरा कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर लीजिए अपने यहाँ पर। तो आप ये अगर मैं कॉपी करता हूँ एक बारी एंड पेस्ट इट, रिफ्रेश इट, सेव। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए कितना अच्छा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, बटन आ गया, है ना। ईमेल एड्रेस जो इसका लेबल है वो एकदम सही जगह आ गया और रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अगर आप इसको किसी और ब्राउज़र पर देखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज़ दिखेगा, कोई भी स्क्रीन साइज़ होगा वो बिल्कुल सही एडजस्ट होकर दिखेगा। सो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको बोल देता हूँ अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके मुझे 7, 8, 10 फील्ड ऐड करनी है। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ और सेक्शन है क्या इनके पास। फॉर्म कंट्रोल, लास्ट नेम, ये रहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कोई नहीं, ये एग्जांपल सफिशिएंट है। मैं ईमेल सेक्शन को रिपीट कर दूंगा तो मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये सारा चीज़ मैं हटा देता हूँ फिलहाल। मुझे बटन रहने देता हूँ, बटन की मुझे ज़रूरत है, लास्ट में जब मैं सेव करूँगा तो ये ज़रूरत पड़ेगी मुझे। सो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। और ये भी मैं बोलता हूँ एफ नेम, फर्स्ट नेम। और ये होगा टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, क्योंकि मेरा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ठीक है। आईडी को मैं वही एफ नेम दे देता हूँ और एंटर फर्स्ट नेम। और ऑटो कंप्लीट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑटो कंप्लीट होता क्या है कि आप जब जितनी बारी फॉर्म फिल करते हैं तो वो चीज़ें ब्राउज़र सेव कर लेता है और आप जब कभी दोबारा आते हैं तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट करके दिखा देता है, ठीक है। तो ये ऑटो कंप्लीट को मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ। एंड ये चीज़ मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स चाहिए बस। अब ये फर्स्ट नेम के लिए रेडी हो गया। अगर आप इसको सेव करेंगे और आप इसको ब्राउज़र पे देखेंगे तो ये फर्स्ट नेम के लिए रेडी हो गया, ठीक है। अभी कॉपी कर लेते हैं डिव, ये फॉर्म ग्रुप से स्टार्ट होता है। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जो कि ये लास्ट नेम के लिए हो जाएगा। इसको मैं देता हूँ लास्ट नेम और ये आईडी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, सही है। और यहाँ पर प्लेस होल्डर चाहे तो आप हटा सकते हो प्लेस होल्डर, लेकिन ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद मैं यहाँ पे पिन कोड देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ सेक्शन। ये हो गया पिन कोड के लिए। और मुझे क्या चाहिए डीबी में एक बार देख लेता हूँ, पिन कोड ईमेल, और ये पेस्ट कर देता हूँ ईमेल सेक्शन के लिए, ठीक है। एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया लगेगा, वो टेक्स्ट एरिया डिज़ाइन करना पड़ेगा। और कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट लगेगा, तो वो मैं अभी डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पिन कोड, इसको मैं डाल देता हूँ पिन कोड, ठीक है। और यहाँ डालता हूँ प्लीज़ एंटर पिन कोड। और ये रहेगा मेरा पिन कोड हो गया। फिर क्या चाहिए था मुझे, ईमेल, तो ये हो गया ईमेल सेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर डाल देता हूँ प्लीज़ एंटर ईमेल, करेक्ट। नाउ अब मैं एक यहाँ पर ऐड करूँगा टेक्स्ट एरिया, जो कि एड्रेस के लिए होगा। सॉरी, कॉपी सेक्शन कर लेते हैं, पेस्ट। और इस टेक्स्ट इसकी जगह मैं टेक्स्ट एरिया डालूँगा और यहाँ पर पड़ेगा एड्रेस, ठीक है। और फिर एक सेलेक्टर रहेगा जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट काम करेगा। वो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा कंट्री के लिए। नाउ वी हैव टू कॉपी दिस सेक्शन एंड पेस्ट। और सेम सेक्शन जो होगा वो हमारा कंट्री के लिए काम करेगा, तो उसको मैं कंट्री कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे बताया कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मुझे HTML में सेलेक्ट लिखना पड़ता है, तो ये मैं सेलेक्ट लिख देता हूँ।
और इसके अंदर ऑप्शन आता है जो आप देखते हो जब ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हो, जो नीचे एक पॉपअप स्क्रॉल डाउन होता है वो एज अ ऑप्शन होता है। तो एक ऑप्शन डाल देता हूँ, यहाँ पे ng फॉर लगेगा। तो जब भी डेटा मैं रिट्रीव करूँगा API से, उस पर मैं ng फॉर इम्प्लीमेंट कर दूँगा। तो एज ऑफ नाउ इसको एज यहीं पे छोड़ देता है। और सेलेक्ट पे भी मुझे ये क्लास इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और एक ऑप्शन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, चूज़ कंट्री, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेगा उस पर मैं ng फॉर डाल दूँगा, सेव। अभी और कौन सी फील्ड बचती है मेरे पास? हो गया कंट्री, हो गई पिन कोड, एड्रेस, सब आ चुका है, बढ़िया, ठीक है। और ये मेरे पास सबमिट है। सबमिट पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, तो एक बार मैं क्लिक हैंडलर डाल देता हूँ, क्लिक, और इस पर एक फंक्शन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ जो कि रहेगा मेरे पास सेव डेटा, और ये सेव कर दो। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट, देखो एरर आ गई ना, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो आप TS फाइल पे जाइए, जो भी फंक्शन वहाँ पे लिखे हैं HTML पे वो सारे इम्प्लीमेंट होने चाहिए यहाँ पे TS फाइल पे, नहीं तो वो तुरंत कंपाइल एरर देगा। अब इसको सेव कर दो, वो एरर चली जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब यहाँ पे रिएक्ट, देखिए मेरा फॉर्म रेडी हो गया। अभी मैं इसको देखता हूँ ब्राउज़र पे, देखिए पूरा फॉर्म रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको मैं कंट्री कर देता हूँ, ये एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पर जाऊँ मैं, और HTML इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कंट्री, ठीक है, सेव। सो ये पिन कोड, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम, पिन कोड आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, एड्रेस और कंट्री, और ये बेवर बटन भी आ गया, ठीक है। अब मुझे इस पर डेटा सेव करना है API पे, और मुझे क्लिक इवेंट पे मैं इसको API भेजूंगा, और मुझे वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू करूँगा। सो लेट्स से कि रिएक्टिव फॉर्म इम्प्लीमेंट कैसे करता है। एंड मैं जाऊँगा इस पर TS फाइल पे, सारी चीज़ें और बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, राउटिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा Angular/forms, और यहाँ से मुझे जो इंपोर्ट करना है वो है फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल और वैलिडेटर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी रिएक्टिव फॉर्म के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये फॉर्म जो मैंने बनाया है यहाँ पर, इसको मुझे यहाँ पे देना पड़ता है फॉर्म ग्रुप, ये कीवर्ड डिफाइन करना पड़ता है, और मुझे इसका एक नाम डिफाइन करना है। तो मैं इसको देता हूँ फॉर्म, ठीक। अब आप इसको सेव कर दीजिए। अब ये नाम कॉपी कर लेते हैं, जो भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं अपने TS फाइल पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप, ठीक है, और ये ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने कंट्रोल्स हैं उतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी API रेडी है, तो API पे मुझे जो प्रॉपर्टीज़ भेजनी है एज अ ऑब्जेक्ट वहाँ पे सेव करने को जाएगा, तो सेम नेम यहाँ पे होना चाहिए, तभी API का मॉडल और मेरे यहाँ का मॉडल मैप करेगा। ऐसा नहीं हो कि मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे कुछ और लिख दूँ और API पे कुछ और हो, वो जाके मैप हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं मान लिया फर्स्ट नेम को मैं ये लिख दूँ, ऐसा नहीं है। मुझे API पता है कि API में फ़र्स्ट नेम ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं यही दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप API बनाएंगे तो आपको पता होता है, और या फिर API जब आपको दी जाएगी तो आपको पता रहेगा कि अच्छा यही चीज़ें हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ API के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ये है मेरे पास एक गेट टाइप का कुछ दिखा देता हूँ, तो शायद प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए मेरे पास। गेट नहीं, एक मैं अभी डेटा सेव करूँगा, फिर आपको दिखाई पड़ेंगी। एक बार अच्छा मैं API दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये मैं यहाँ पे आऊँ, ये मेरा API है। ये मॉडल यूज़ हुआ है, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम एड्रेस देख रहे हैं, F कैपिटल है इसका ना, एंड कैपिटल है, तो मुझे सेम यही नेमिंग कन्वेंशन उधर भी रखनी है। एक बार मैं आता हूँ अपने एप्लीकेशन पे, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल हो गया, और इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, एक ब्लैंक वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक। फिर लास्ट नेम डालूँगा यहाँ पे। ऐसे ही मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ विद द न्यू कीवर्ड, फॉर्म कंट्रोल
एंड देन पिन कोड के लिए भी मुझे सेम एज इट इज़ देनी फॉर्म कंट्रोल, और इसके अंदर मैंने ब्लैंक पास कर दिया। अब ईमेल है, ईमेल के लिए मैं मेरा ये कैपिटल होगा एंड देन न्यू फॉर्म कंट्रोल, इसके अंदर भी ब्लैंक वैल्यू पास कर दी। अब दो चीज़ें बचती हैं मेरे पास, कंट्री बचता है, कंट्री भी डिफाइन कर देता हूँ, एंड लास्ट है मेरे पास एड्रेस, तो ये भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने डिफाइन करी है वो मुझे HTML पे सारे कंट्रोल के साथ अटैच भी करना है। तो इसको अटैच करने के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्म कंट्रोल नेम, और जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। करेक्ट। सबसे पहले क्या किया था, फॉर्म ग्रुप डिफाइन किया था, उसके साथ मैंने फॉर्म ग्रुप के साथ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी TS फाइल पे, और ये सारे फॉर्म कंट्रोल नेम यहाँ पे डिफाइन करना है। ये मैं सीधे से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर बाद में जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं चेंज कर दूँगा। सेलेक्ट, ठीक है, फर्स्ट नेम है तो ये लास्ट नेम होगा, ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम है, और ये है पिन कोड, ये ईमेल के लिए है। सर यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है मेरे पास, तो ये मैं लिख देता हूँ फॉर्म कंट्रोल नेम, ये है मेरे पास एड्रेस। ठीक है, और ये मेरे पास कंट्री है तो ये कंट्री हो जाएगा। अब आप सेव कर दो। ठीक, तो यहाँ का पार्ट HTML का पार्ट मेरे पास ऑलमोस्ट हो चुका है काम। तो मैं TS फाइल पे आता हूँ। अब मुझे वैलिडेशन लगाना है। ठीक है, एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास रेडी है। जब अभी कुछ बाइंड नहीं हुआ है क्योंकि API कॉल नहीं करा है, और ये सारी चीज़ें होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले API कॉल करके ये मैं बाइंड कर देता हूँ कंट्री। सो API कॉल करने के लिए मैं एक सर्विस डिफ़ाइन करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ सर्विस होता क्या है और सर्विस की ज़रूरत क्या है। देखिए, सर्विस क्या होती है कि हम जो API कॉल करते हैं तो उसका कोड कहीं पर हम एक कॉमन जगह रखते हैं, क्योंकि API का URL तो सेम होगा और सेम API कई सारे कंपोनेंट में यूज़ हो सकता है। तो हम डायरेक्टली API कॉल अपने कंपोनेंट से ना करके हम सर्विस पर लिखते हैं, ताकि वही सर्विस मैं कई सारे कंपोनेंट में या मॉड्यूल में यूज़ कर सकता हूँ, राइट। और कंपोनेंट टू कंपोनेंट और भी सर्विस का काम है। जब हम कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसमें भी सर्विस का यूज़ होता है। सो इसको मैं एप्लीकेशन को बंद करते हूँ। NG, इसको थोड़ा सा मैं NG जनरेट G में लिख सकता हूँ, और सर्विस लिखना है तो पूरा सर्विस भी लिख सकता हूँ, या ऐसे काम चल जाएगा। और मैं इसको लिख देता हूँ कस्टमर, एंटर, तो ये से एक सर्विस ऐड कर देगा। ये सर्विस इसने कस्टमर नाम की ऐड कर दी। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे बहुत इसका सिंटैक्स समझना ज़रूरी है। ये प्रोवाइडर इन रूट कह रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर आप module.ts फाइल देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो जो मैं कंपोनेंट बनाऊँगा वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होते रहते हैं और इंपोर्ट होता रहता है। ठीक है, तो सर्विस है तो सर्विस क्यों नहीं आई? सर्विस इस वजह से नहीं आई, और या फिर हमने यहाँ पे नहीं डिफ़ाइन करा है। हालांकि सर्विस मुझे प्रोवाइडर्स के अंदर डालना पड़ता है, लेकिन अगर मैं यहीं पर डिफ़ाइन कर दूँ प्रोवाइडर्स इन, जो कि रूट है, तो मुझे कहीं पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्विस थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगी, क्योंकि ये पेरेंट लेवल पे रजिस्टर हो जाती है प्रोवाइडर इन रूट के सिंटैक्स से। ठीक है, सो ये है। और उसके बाद मुझे API कॉल करनी है। API कॉल होती है HTTP क्लाइंट से। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एंगुलर पे जाके कॉमन के अंदर इसका HTTP डिफ़ाइन करना होगा, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा HTTP क्लाइंट। ठीक है, HTTP क्लाइंट यूज़ करने के लिए एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, मुझे HTTP मॉड्यूल भी इंजेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम angular/common/HTTP। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और ये कॉपी करके इंपोर्ट्स के सेक्शन के अंदर जाएगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल हमारे यहीं पर होते हैं, ये हमें पता है। कंपोनेंट्स यहाँ पे होता है। ठीक है, डायरेक्टिव यहाँ पर होंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें, जैसे सर्विस है
मुझे किसी कंपोनेंट के लिए सर्विस यूज़ करनी तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा। अगर मुझे रूट लेवल पे डिफ़ाइन करना है तो सर्विस पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन रूट लिखा होता है, ठीक है। तो ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी क्या है, मुझे यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ गेट, ओके HTTP क्लाइंट हो गया। अब मुझे इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। यूज़ करने के लिए प्राइवेट बनाया मैंने ऑब्जेक्ट, एक नाम रख दिया। किसका बनाना है, मुझे HTTP क्लाइंट का बनाना है, ठीक है। अब मैं बोल दूँ अच्छा गेट कंट्री लिस्ट, ठीक है, और ये कर देता हूँ। और यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल ले लिया URL करके, क्योंकि मुझे मैं बार बार सेम चीज़ लिखना नहीं चाहता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल में ले लूँगा जो कि मेरा यूनिक URL है। ये चीज़ तो सेम रहेगी सारे URLs के लिए, सारी API के लिए। उसके बाद चीज़ें चेंज होंगी, तो वो मैं अपेंड करता रहूँगा हर चीज़ के साथ, ठीक है। और ऑर्डर भी रहेगा क्योंकि एक ही API है, इतना मेरा सेम रहेगा। उसके बाद मैं चीज़ें अपेंड कर लूँगा, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं। सो कंट्री लिस्ट लेने के लिए मेरे पास ये API है /country, ठीक है। और देखिए सारी कंट्रीज़ आ गई जो भी DB में मैंने डिफ़ाइन की थी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा HTTP क्लाइंट this dot obj dot get। इसके अंदर मुझे क्या करना है, this dot URL पास करना है, प्लस कौन सा अपेंड करना है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कंट्री करेंसी, और अब यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक। सो ये क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न कर देगा। अब मुझे इसको रिटर्न भी करना है, ये मैं रिटर्न कर दिया। लेकिन अभी मुझे ऑब्जर्वेबल का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्वेबल क्या होती हैं कि जो भी डेटा हमारा API से आ रहा है वो रन टाइम पे एसिंक्रोनसली उसको देता रहे हमारी API को, मतलब हमारे जो कंपोनेंट जहाँ से कॉल होगा या पेज में बात करूँ तो उस पेज पे ओवर द टाइम पीरियड वो डेटा को शो करता रहेगा। जो भी लेटेस्ट डेटा होगा वो ओवर द टाइम पीरियड मुझे ब्राउज़र पे दिखता रहेगा, करेक्ट है। तो मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम RxJX, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑब्जर्वेबल। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखने के बाद मैं लिख दूँ ऑब्जर्वेबल, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो डेटा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट ही है। या मेरे पास अगर कोई हार्डली कपल्ड कोई मॉडल होता तो वो डिफ़ाइन करता, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट मेरा चल जाएगा, करेक्ट। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं रजिस्ट्रेशन पेज पे आऊँ, तो रजिस्ट्रेशन पेज में मुझे क्या करना है, इस सर्विस से मुझे मेथड कॉल करने के लिए इस सर्विस को मुझे यहाँ पे इंजेक्ट करना है। तो मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट फ्रॉम कस्टमर, और ये रजिस्ट्रेशन का डॉट कस्टमर सर्विस, और ये सर्विस का नेम आ गया। अब इसको मुझे यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे OBJ, और किसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, कस्टमर सर्विस का, ठीक है। अभी मुझे एक चीज़ और करनी है, ng ऑन इनिट के अंदर मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ उसका this डॉट OBJ डॉट एक ही फंक्शन है मेरे पास, तो ठीक है। गेट कंट्री लिस्ट आ गया। डॉट ऑब्जर्वेबल है तो ऑब्जर्वेबल को मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा। तो ये डेफिनेशन होती है ऑब्जर्वेबल की। ऑब्जर्वेबल को हमेशा सब्सक्राइब किया जाता है और अनसब्सक्राइब किया जाता है। अनसब्सक्राइब ऑटोमेटिकली जब पेज डिस्ट्रॉयड होगा, कंपोनेंट डिस्ट्रॉयड होगा, तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, या फिर मैं उसको अनसब्सक्राइब कर भी सकता हूँ। तो ये होता है लिखने का तरीका, अनसब्सक्राइब, ठीक है। फिर लैम्डा फंक्शन एंड देन ये। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ मॉडल, या फिर मैं बोल दूँ यहाँ पे कंट्री, ठीक है, विच इज़ ऑफ टाइप एनी, इस कंट्री के अंदर मेरा डेटा आ जाएगा। दिस डॉट कंट्री के अंदर मैंने डिफ़ाइन कर दिया x। तो अब जो भी कंट्री आएगा वो सब्सक्राइब होगा API के थ्रू और इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर आ जाएगा। अब मैं कंट्री को क्या कर सकता हूँ, मैं अपने यहाँ पे जाऊँ और जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे मैं इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ ng फॉर लगा के, ठीक है। ng फॉर, ये मैंने कर दिया ng फॉर लेट डेटा ऑफ कंट्री, ठीक।
अब इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा एपीआई का जो रिटर्न टाइप है वो कंट्री और करेंसी दोनों है, तो मुझे कंट्री ही बाइंड करना है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे डेटा डॉट कंट्री, और ये मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ब्राउज़र पे देखते हैं कि क्या कंट्री बाइंड हुआ हमारा। लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, एप्लीकेशन शायद चल नहीं रही, तो मुझे इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि सर्विस की थी तो उसको मैंने क्लोज़ कर दिया था। एनजी सर्व बंडल बन रहा है, कंपाइल्ड हुई से एप्लीकेशन, और ये कंपाइल्ड हो चुकी है। तो मैं जाके एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखिए डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है, आई थिंक इसको मैं 100। तो अगर जैसे आप कंट्री पे करेंगे तो ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई मेरे पास, बाइंड हो गई। परफेक्ट, तो यही चाहिए था। अभी क्या करना है मुझे, सो ये डेटा आ चुका है, मतलब मेरे पास कंट्री बाइंड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव करने के भी एपीआई रेडी है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कस्टमर सर्विस पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं सेव का कोड लिखूंगा, मतलब एपीआई कॉल करूँगा। तो मुझे पता है कि एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या वो डेटा सेव होने के लिए रेडी है। सो जो मैंने यहाँ पे ये सेव डेटा लिखा था, तो यहाँ पे मुझे डेटा कैप्चर कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं जाऊँ और जो फॉर्म ग्रुप था, जो मैंने फॉर्म ग्रुप का नेम रखा था दिस, ये कॉपी करके मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इसके अंदर, सेव डेटा के अंदर। और यहाँ पर एक मैं लेता हूँ फॉर्म, ठीक है, एनी। अब इसको मैं कंसोल करता हूँ। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि क्या मुझे सारा डेटा मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो वो मैं चेक करूँगा। सेव, कोई एरर नहीं है, ठीक है, कंपाइल्ड हो चुका है। अपना इंस्पेक्ट कर लेते हैं डेटा। ठीक है, मैं कुछ भी फिल करता हूँ एक बारी और सबमिट। सबमिट पे ओके, ये रीलोड कर रहा है। कुछ शायद इसमें गड़बड़ है, रीलोड नहीं करना चाहिए। फॉर्म है, सो रिएक्टिव फॉर्म्स के लिए एक चीज़ मुझे और भी इंटीग्रेट करना है मॉड्यूल डॉट टी फाइल में। देखिए यहाँ पे हमने सब काम कर लिया अपने कंपोनेंट डॉट टी फाइल पे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और इंपोर्ट करना है जो कि होता है रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल एंड फॉर्म मॉड्यूल। दो चीज़ें मुझे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर/फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फॉर्म मॉड्यूल कॉमा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, इंपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि इंपोर्ट्स में मैं सारे मॉड्यूल डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आएगा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, और ये अब सेव कर दो। नाउ अब मैं आऊँगा अपने ये HTML पे, और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वापस से डाल देता हूँ। ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट, सेव। सो ये कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। तो दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू करके अगर मैं कंसोल करूँ और एक बार मैं वापस से चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ तो मुझे ये वैल्यू दिख रही है। और अब मुझे करना क्या है कि वैल्यू सेव कर दी है, और फिर मैं इस पर वैलिडेशन लगाऊंगा। तो दो चीज़ें बच रही हैं अभी, एक तो इस पर वैलिडेशन लगाना है, दूसरा क्या है, वैल्यू सेव कर दी है। तो सेव करने की API बनी हुई है, और हमने यहाँ पर एक लिख भी लिया था। अगर मैं कस्टमर सर्विस में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ फ़िलहाल, सेव कस्टमर डेटा, ऐसे करके मैं कर देता हूँ, ठीक है। और ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली कि डेटा आएगा, ठीक है, जो कि सेव करना है मुझे। और मुझे क्या कॉल करना है, दिस डॉट obj डॉट पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर ये URL है, एंड देन एक URL है जो पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने का URL है AP, जो कि पोस्ट डेटा के नाम से है, ठीक है। और मुझे इसमें डेटा पास करना है, कौन सा, जो डेटा मैंने वहाँ पे आ रहा है वापस, ठीक। और ये रिटर्न कर देगा, जो उधर से रिटर्न आएगा ट्रू है फॉल्स। और किस टाइप का डेटा है, जो कि ऑब्जर्वेबल टाइप का है, और ऑब्जर्वेबल टाइप जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक।
सो ये फंक्शन है, इसको ये पैरामीटर इसके साथ रहेगा और ये मैं सेव कर देता हूँ। अब ये सेव कस्टमर डेटा मुझे कॉल करता है कहाँ पे, बटन के क्लिक पे। तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे जाऊँ और इसके नीचे मैं यहाँ पे ये कर दूँ दिस डॉट सम, इसके लिए क्या है obj डॉट सेव कस्टमर डेटा। ठीक, अब ये किसके अंदर है, दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक, ये वैल्यू चली जाएगी और इसको मुझे सब्सक्राइब करना है क्योंकि जो इधर से रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे चाहिए भी होगा। ठीक है, ऑलराइट। अभी एक बार चेक करते हैं डेटाबेस में डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है। अब मैं API ओपन करता हूँ और फर्स्ट नेम में डाल देता हूँ टेस्ट फर्स्ट नेम, लास्ट में डाल देता हूँ लास्ट नेम, पिन कोड में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेस्ट ईमेल आईडी है, ठीक है, और ये एड्रेस में डाल देता हूँ फ़िलहाल नोएडा, और कंट्री में चूज़ कर लेता हूँ इंडिया। अब मैं सेव करता हूँ। ठीक है, कोई API एक बार नेटवर्क में देख लेते हैं, कुछ API का एरर तो नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं है, 200 है। अब एक बार डेटाबेस में मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये डेटा सेव हुआ है। हाँ, डेटा सेव हो गया। ये इतना काम हो गया सेव का। लेकिन मुझे सेव करने के बाद सक्सेस का मैसेज शो करना है। अभी यूज़र को पता नहीं चल पा रहा है कि डेटा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ पे सक्सेस का मैसेज शो करना है। और मैसेज शो करने के लिए टोस्टर यूज़ करना है मुझे। ठीक है, तो टोस्टर करने के लिए सबसे पहले मैं टोस्टर इंस्टॉल करूँगा। सो इसके लिए मैं करूँगा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, npm install ngx टोस्टर। सो ये टोस्टर इंस्टॉल कर देगा। सो ये इंस्टॉल कर रहा है, ये कुछ सेकंड लेगा, वेट कर लेता। ठीक है, इसने टोस्टर इंस्टॉल कर दिया। एक बार angular.json फाइल में चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे CSS भी डिफ़ाइन करनी होगी। तो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ CSS का ये पाथ है मेरे पास। अगर मैं नोट मॉड्यूल्स वाले फोल्डर में जाऊँ, सो ये CSS है। अगर नोट मॉड्यूल में जाऊँ तो मेरा ये रहा टोस्टर CSS, यही पाथ मैंने वहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और ये मैं सेव कर देता हूँ। ठीक, अभी मुझे क्या है कि टोस्टर को मुझे सक्सेस मैसेज दिखाना है। टोस्टर में बहुत सारे मैसेज चार हैं मेनली। एक है सक्सेस, एरर, वार्निंग और इन्फो। तो इसके लिए मैं एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। सो सर्विस क्रिएट करने के लिए है मेरे पास ऑप्शन G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस, और इसको मैं बोल देता हूँ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं जेनरिक मेथड लिख दूँगा और यही मेथड मैं जितने भी कंपोनेंट में चाहूँ उतने कंपोनेंट में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये आ चुका। और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एंगुलर फ्रॉम ngx टोस्टर। सो ये विदाउट ngx होगा, ngx टोस्टर। ठीक है, और इसका जो क्लास नेम होगा वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टोस्टर सर्विस। टोस्टर सर्विस के लिए मुझे इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो मैं ये कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर, कंट्रोल Z कहता हूँ, कुछ डिलीट हो गया, प्राइवेट obj, और किसका इंस्टेंस करना है मुझे, टोस्टर सर्विस का। मैं यहाँ फटाफट सारे मेथड बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल गेट सक्सेस, इसके अंदर यहाँ से मैं आएगा मेरा मैसेज और टाइटल। 2 पैरामीटर मैं ले रहा हूँ फ़िलहाल, 2 ही पैरामीटर होंगे ही, एक तो टाइटल होगा, एक मैसेज होगा बॉक्स पे, और दिस डॉट obj डॉट सक्सेस। ठीक है, इसमें मैं अपना मैसेज पास कर दूँ और यहाँ पे मैं अपना टाइटल पास कर दे रहा हूँ। बस इतना सा मुझे काम करना है, ये ऑलरेडी सक्सेस दिखने लगेगा। तो ये मैं सारे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं चारों के लिए डिज़ाइन कर लेता हूँ फ़िलहाल, और फिर जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे यूज़ कर लेंगे हम। तो ये सक्सेस के लिए था। अब एक मैं एरर के लिए बना लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ गेट एरर, और यहाँ पे सक्सेस की जगह मैं कॉल कर लेता हूँ एरर। ये मैं बोल देता हूँ गेट इन्फो,
और यहाँ पे मैं इन्फो वाला कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं बोल देता हूँ वार्निंग के लिए, और यहाँ पे मैं वार्निंग वाला मेथड कॉल कर लेता हूँ। तो ये मेरा टोस्टर का काम हो चुका है। अब उसके बाद मुझे टोस्टर का मॉड्यूल इंजेक्ट करना है। module.ts फाइल में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डालूँ import from ngx टोस्टर, और यहाँ पे मैं टोस्टर मॉड्यूल लिख देता हूँ, ठीक है। टोस्टर मॉड्यूल, टोस्टर मॉड्यूल ये रहा। कॉपी करके ये जाएगा इंपोर्ट सेक्शन में क्योंकि मॉड्यूल है। सेव कर लेते हैं। तो ये हमें सर्विस क्रिएट हो गई। सर्विस के अंदर टोस्टर के जो मेथड थे वो इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। और अब मुझे क्या करना है, सक्सेस कॉल पे मुझे टोस्टर मैसेज दिखाना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और टोस्टर जो नोटिफिकेशन सर्विस है वो मैं यहाँ पर इंजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम ./ नोटिफिकेशन सर्विस, नाम क्या मेरा इसका, नोटिफिकेशन सर्विस। मैं रजिस्ट्रेशन के अंदर हूँ तो मुझे ऐसे मिलेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस, और इसका क्लास का नाम है नोटिफिकेशन सर्विस। अब मुझे इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। सो मैं बोलूँगा इसको प्राइवेट -notify, और किसका इंस्टेंस क्रिएट करना है मुझे, नोटिफिकेशन सर्विस का। अब ये जब भी जैसे सब्सक्राइबर होगा, ये सब्सक्राइब कर रहा है और इसके अंदर मुझे पता है कि ये सक्सेस ही आएगा अभी। तो जैसे ही ये सब्सक्राइब करने के बाद मैं यहाँ पे दिखा दूँगा this.-notify.success गेट सक्सेस। अब इसके अंदर मुझे मैसेज पास करना है और टाइटल पास करना है। तो मैसेज में ये डाल देता हूँ कस्टमर एडेड सक्सेसफुली, और टाइटल में डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन डन। आर कैपिटल, और ये मैं सेव करता हूँ। एक बार चेक करता हूँ क्या ये डेटा दे रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और मुझे एप्लीकेशन चलानी पड़ेगी ng सर्व। सो ये कंपाइल्ड हो चुकी है। सो एक बार मैं काम करता हूँ, ये एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो अभी कोई वैलिडेशन तो लगी नहीं है, तो डेटा अगर मैं एक भी सेव करूँगा तो एक भी मेरा सेव हो जाएगा। क्या कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। और रजिस्ट्रेशन ही खुल रहा है पेज, कंसोल। ओके, नोटिफिकेशन सर्विस का कुछ इशू दे रहा है, DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड। सो एक बार चेक कर लेता हूँ। सो ये तो ठीक है। अगर मैं मॉड्यूल, जहाँ पे मैंने मॉड्यूल इंजेक्ट करा है, सो यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं फॉर रूट, ठीक है, और ये सेव कर दीजिए आप। तो जैसे ही सेव करेंगे तो हमारी एरर चली गई और कस्टमर पेज खुल गया। अगर मैं फ़िलहाल अगर यही डाल दूँ कस्टमर फर्स्ट नेम और सेव कर देता हूँ, सो प्लीज़ इंक्लूड इधर। ओके, सो ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल भी मुझे इंजेक्ट करना है, तो ये भी इंजेक्ट कर देता हूँ, ब्राउज़र मॉड्यूल। सो इसके लिए मुझे, आप अपना ओपन कर लेते हैं। सो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है फ्रॉम @angular प्लेटफॉर्म ब्राउज़र / ब्राउज़र प्लेटफॉर्म एनिमेशन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल, और ये उठा के मैं डाल देता हूँ इंपोर्ट सेक्शन में क्योंकि मेरे सारे मॉड्यूल यहीं पे जाते हैं। सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो ये एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करेगा एंड बंडल कंपाइल हो गई, ठीक है। अभी मैं कुछ भी डाल के इसको सेव करता हूँ। देखिए कस्टमर सक्सेसफुली का रिस्पॉन्स आ गया और इसने हमें टोस्टर मैसेज भी दिखा दिया। सही है, तो ये मुझे चाहिए था। अभी मुझे क्या है कि इसमें वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना है। मान लीजिए फर्स्ट नेम ब्लैंक हो तो ये दिखाए कि ये ब्लैंक है, या फिर इनवैलिड डेटा मैं एंटर कर रहा हूँ,
सो वैलिडेशन के लिए एंगुलर में बहुत इजी है। जैसा अभी हमने रिएक्टिव फॉर्म में, इसको मैं बंद कर देता हूँ सारी फाइल, अभी ज़रूरत नहीं है। सो रिएक्टिव फॉर्म में अभी जहाँ फॉर्म कंट्रोल डालें तो वहाँ पे वैलिडेटर्स डाल रहे हुए हैं, और किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड बनाने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे ये करना है वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, बस इतना इम्प्लीमेंट करने से ये रिक्वायर्ड में चेंज हो जाता है। सो ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सारी। ईमेल्स के लिए थोड़ा सा अलग है वो भी, क्योंकि ईमेल्स मुझे फॉर्मेट भी चेंज करना है, ठीक है। सो फॉर्मेट चेक करने के लिए ये क्या करते हैं कि जहाँ पर एक से ज़्यादा वैलिडेशन रिक्वायर्ड है, या अगर मैं यहीं पे चाहूँ कि फर्स्ट नेम में कुछ स्पेशल कैरेक्टर अलाउड कर दें, नहीं अलाउड कर दें, तो एक से ज़्यादा के वैलिडेशन लगाने हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं एरे में देते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड कॉमा वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। सो एक से ज़्यादा मेंशन करने के लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एज एन एरे डालना पड़ता है, राइट। अब मैं आता हूँ इस पे HTML पे है। अब फर्स्ट नेम के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक डिव लेता हूँ। डिव पर मैं लगाऊँगा NGF, क्योंकि वो दिखाना है, कब दिखाना है वो कंडीशन मुझे यहाँ पे लगानी है। सबसे पहले क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा यहाँ पर HTML पे गेट टाइप का। गेट जो भी रिजल्ट देगा मुझे किसका, सारे कंट्रोल्स का। तो ये दिस डॉट फॉर्म डॉट कंट्रोल ये रिटर्न करेगा मुझे। सो ये गेट टाइप का है। ये क्या करेगा कि जैसे ही मैं कंट्रोल्स लिखूंगा तो मुझे ये प्रॉपर्टी अगर मुझे लिखनी है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम से रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो मुझे सब मिल जाएगा रेस से। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और HTML पे लिख दूँ रेस डॉट, इसका नेम क्या है फर्स्ट नेम डॉट इनवैलिड, जो नेम है इनवैलिड। तो अगर ऐसा है तो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लीज़ एंटर नेम और फर्स्ट नेम। और एरर को रेड कलर के दिखाने के लिए क्लास यूज़ करूँगा मैं अलर्ट डेंजर, ये रेड कलर में दिखाएगा। और फर्स्ट नेम का F कैपिटल होगा, क्योंकि जो फॉर्म कंट्रोल नेम है वो इसका F कैपिटल है, ठीक है, इनवैलिड। और ये कब दिखाएगा, एरर मैसेज कब दिखाएगा। अभी अगर मैं सेव कर दूं तो अगर आप ब्राउज़र देखेंगे तो ये एरर मैसेज दिखा रहा है। मुझे उस समय नहीं चाहिए जब ये पेज लोड हो, मुझे तब चाहिए जब यहाँ पर किसी ने कर्सर क्लिक करा और कुछ डाले और फिर वो हटा देता है। तो ये तब उसको दिखाना चाहिए कि ये मैंडेटरी फील्ड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक इसमें और प्रॉपर्टीज़ होती है, ये कॉपी कर लीजिए और स्पेस एंटर एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है टच्ड। दैट मीन्स कि इसको टेक्स्ट बॉक्स को अभी तक किसी ने टच नहीं किया है। सो टच, अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कोई भी वैल्यू नहीं डालता हूँ और किसी और फील्ड में मैं जाता हूँ तभी दिखाएगा कि मैंडेटरी ये आपने भरा नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से कब एरर मैसेज दिखाना ये भी हम हैंडल कर सकते हैं। सो सेम एज इट इज़ आप ये कॉपी करके मुझे लास्ट नेम में लगाना है तो मैं लास्ट नेम में लगा देता हूँ। ये मुझे बस यहाँ पे लास्ट नेम चेंज करना है, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लास्ट नेम, ठीक है। अब ईमेल के लिए थोड़ा सा काम करना है। ईमेल में क्या है कि दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, एक है मैंडेटरी, एक है इसका फॉर्मेट, क्योंकि @ लगाना होता है। तो उसके लिए फ़िलहाल मैं फॉर्मेट के लिए क्या करूँ, मैंडेटरी के तो मैं ये चेक कर सकता हूँ। सो मैं ईमेल सेक्शन में आता हूँ, ईमेल सेक्शन, सबसे पहले तो मैं इसको बोलता हूँ कि अच्छा ये टेस्ट है और ये इनवैलिड है, इसको मैं ईमेल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दो एरर मैसेज दिखा सकता हूँ, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल। जब तक वो वैलिड ईमेल नहीं है तब तक वो इनवैलिड रहेगा, जैसे ही वो वैलिड डाल देगा सो ये ईमेल हमारा एरर मैसेज चला जाएगा। सो एक बार इसको ट्राई करते हैं। इस पर आ गया मैसेज, यहाँ पर भी आ गया और ईमेल पे लगाया था, ठीक है, ईमेल पे भी काम कर रहा है। सो एक बारी मैं सारी डिटेल फिल कर देता हूँ।
फर्स्ट नेम। आप अभी इसको भी बटन को भी डिसेबल कर सकते हैं। सो बटन को तभी इनेबल करना है जब ये सारी मैंडेटरी फील्ड फिल कर दें, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं इसको डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने @ लगाया, ये वैलिड ईमेल डाली, ये मैसेज चला गया मेरा, और ये मैं डाल देता हूँ इंडिया, सबमिट। तो जैसे ही सबमिट करा, ये मेरा रजिस्ट्रेशन डन और कस्टमर एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। सही है, परफेक्ट। अब मुझे बस एक काम करना है कि जब ये सक्सेसफुली डेटा सेव हो, तब ये कस्टमर लिस्ट वाले पेज पर जाए, यहाँ पे ना रुके। मतलब एक पेज मुझे और ऐड करना है जहाँ पे कस्टमर लिस्ट में दिखाऊंगा, और वहाँ से मैं एडिट और अपडेट करूँगा। तो उससे पहले मुझे बटन को डिसेबल करना है और इनेबल तब करना है जब वो सारी मैंडेटरी फील्ड फिल कर ले। तो ये और अभी काम करके देख लेते हैं एक बार। सो डिसेबल करने के लिए बहुत ईजी तरीका है। बस आपको बटन पे आना है और डिसेबल प्रॉपर्टी अटैच करनी है। इसके साथ मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म ग्रुप का नाम मुझे पता है फॉर्म है, और ये इनवैलिड है। तो जब तक ये प्रॉपर्टी इनवैलिड है तब तक वो डिसेबल है, और जैसे ही ये वैलिड हो जाए तो वो इनेबल हो जाएगा। और वैलिड कब होगा, जब तक सारी मैंडेटरी फील्ड फिल नहीं हो जाती, क्योंकि रिक्वायर्ड मैंने सबको बना रखा है। सो एक बार ये फॉर्म पे चलते हैं और फिर देखते हैं। देखिए अभी डिसेबल्ड है। सो एक लाइन से मैं फिल करना शुरू करता हूँ। देखिए इनेबल हो गया, ठीक है। अगर मैं कुछ हटा दूँ तो ये वापस से डिसेबल हो जाएगा। भले यहाँ पे एरर मैसेज नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे लगाया नहीं है। तो जो भी डिव कॉपी यहाँ पर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और ईमेल पे है, वही डिव मैं कॉपी करूँगा, और एड्रेस सिर्फ एक मुझे नाम चेंज करना है वहाँ पे। बाकी एज इट इज़ यहाँ पे एरर मैसेज दिखने लगेगा। सो जैसे मैं यहाँ पे फिल करूँगा और सेव कर दूँ तो ये एज इट इज़ मेरा काम करने लगेगा, राइट। अब बस मुझे लास्ट काम ये करना है इस पेज पर कि जब ये सेव हो और सक्सेस हो जाए तब ये रिडायरेक्ट कर जाए दूसरे पेज पे, जो कि कस्टमर लिस्ट पेज होगा। सो हम कस्टमर लिस्ट एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पर आकर। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट। यहाँ पर मैं लिखूँगा कस्टमर लिस्ट, एंटर। सो अभी ये कस्टमर लिस्ट कंपोनेंट क्रिएट होगा। सही है, क्रिएट हो गया, मेरा पेज जनरेट हो गया। अभी क्या करना है, मुझे एक मेन्यू में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही मेन्यू दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन। अब मुझे कस्टमर लिस्ट भी ऐड करना है। तो मेन्यू मैंने बनाए थे कंपोनेंट पे। सो स्टार्टिंग में आपने देखा था मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन उसको भी डिसेबल कर रखा था क्योंकि पेज नहीं ऐड था। सो ये मैंने इनेबल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी राउटिंग डिफ़ाइन करनी है। तो राउटिंग डिफ़ाइन करने के लिए मैं इसकी राउटिंग वाली फ़ाइल ओपन करूँगा, और मैं इंपोर्ट करता हूँ कस्टमर लिस्ट को यहाँ से फ्रॉम स्लैश डबल ऐप स्लैश कस्टमर लिस्ट स्लैश लिस्ट कंपोनेंट। मैं यहाँ पर डाल दूँ कस्टमर लिस्ट कंपोनेंट। अब मुझे राउटिंग डिफ़ाइन करनी है, तो राउटिंग में यहाँ पर डाल दूँ कस्टमर। आप चाहो तो मैं यहाँ पे कस्टमर लिस्ट डाल सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, कॉमा कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट अटैच है इससे, कस्टमर लिस्ट कंपोनेंट अटैच है। सो ये कॉपी कर लेता हूँ, और मेन्यू में भी यही होना चाहिए, इस वजह से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सेव। तो राउटिंग डिफ़ाइन कर दी मैंने, और मेन्यू में भी राउटिंग लिंक कर दिया है, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ दोनों फाइलें, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है, जो डेटा यहाँ से आएगा, मतलब मुझे सक्सेस पे भेजना है कस्टमर लिस्ट पे, ठीक है। और कस्टमर लिस्ट पे एक मुझे मेथड लिखना है जो कि कॉल करेगा सारे कस्टमर को और उनकी लिस्ट बाइंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कस्टमर लिस्ट पे, इसको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। और यह कस्टमर सर्विस पे भी मुझे काम ही करना है क्योंकि कस्टमर लिस्ट चाहिए। तो मेरे पास API बनी हुई है, मुझे बस ये लिखना है कस्टमर लिस्ट, जो कि गेट टाइप का है। तो रिटर्न दिस डॉट obj डॉट गेट, इसके अंदर मुझे ये पास करना है दिस डॉट URL प्लस यहाँ पे API का नाम देख लेते हैं एक बार। सो गेट कस्टमर डिटेल है, तो ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको ऑब्जेक्टेबल टाइप बनाना है, और इसमें जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। ये रिटर्न हो गया। अब मैं आता हूँ अपने कस्टमर लिस्ट वाले पेज पे। कस्टमर लिस्ट वाले पेज पे मुझे
कस्टमर सर्विस सबसे पहले कॉल करना है क्योंकि उसके अंदर ही सारे मेथड लिखे हुए हैं। सो मैं ये अब करता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम कस्टमर सर्विस और इसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ कस्टमर सर्विस। अब इसका मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है प्राइवेट -obj। किसका है ये इंस्टेंस? कस्टमर सर्विस का, करेक्ट। अब कस्टमर सर्विस का डेटा मुझे ng ऑन इनट पे मिल जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा दिस डॉट obj डॉट गेट कस्टमर लिस्ट डॉट सब्सक्राइबर, और इसके अंदर क्या करना है इस मुझे लैम्डा फंक्शन करके इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे लिख लूँ जैसे मॉडल विच इज़ ऑफ टाइप एनी। अब मुझे इसके अंदर ही डिफ़ाइन करना है। सो दिस डॉट मॉडल और क्या इसके अंदर आएगा x, ठीक। अब जो लिस्ट आएगी वो x के अंदर आ गई। अब लिस्ट में क्या क्या है मेरे पास? फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम है, कंट्री है एंड मेरे पास एड्रेस है, पिन कोड है। अब मुझे बाइंड करना है तो मैं जाऊंगा इसके लिस्ट पे, टेबल फॉर्मेट मुझे डिफ़ाइन करना है। सो टेबल फॉर्मेट के लिए मुझे HTML पर टेबल डिज़ाइन करना है। सो आप बूटस्ट्रैप से कॉपी कर लेते हैं टेबल स्ट्रक्चर, सो दैट मेरा टेबल स्ट्रक्चर भी एज इट इज़ बन जाए। सो मैं अगर यहाँ पर जाऊँ अपने बूटस्ट्रैप पर और टेबल सेक्शन पे आइए आप, टेबल। सो मुझे अगर ये फॉर्मेट चाहिए तो आप ये कॉपी कर सकते हो, इसके कोड पे जाके सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं और फिर मुझे जो जो नहीं चाहिए वो मैं हटा दूंगा अपना। मेरे नाम चेंज है तो फ़िलहाल मुझे पहला कॉलम एडिट और अपडेट करने के लिए चाहिए, तो ये मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मेरे को फर्स्ट नेम दिखाना है, यहाँ पे मुझे लास्ट नेम दिखाना है, यहाँ पर मैं पिन कोड दिखा या ईमेल दिखा देता हूँ पहले, और ये मैं दिखा देता हूँ एड्रेस, ये मैं दिखा देता हूँ पिन कोड, कंट्री बच रही है, यहाँ पर मैं कंट्री दिखा देता हूँ, ठीक। अब ये रिपीट होगा। रिपीट डेटा करने के लिए मुझे इसको मैं डेटा लिख देता हूँ। मुझे जो मेरा मॉडल है वो मॉडल के अंदर मेरा डेटा आ चुका है। सो पहले वाले TH को मैं छोड़ देता हूँ, पहले वाले TD को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एडिट और अपडेट का लिंक रखना है, तो ये मैं बाद में इम्प्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ डेटा बाइंडिंग का काम कर लेता हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी के नाम अलग हैं। सो ये मेरा है डेटा डॉट फर्स्ट नेम एंड इसके बाद यहाँ पे इंटर, ये भी वन वे बाइंडिंग है। सो इंटरपोलेशन के अंदर मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसे यहाँ पे दिखाना ही दिखाना है मुझे। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ईमेल दिखाना है डेटा डॉट ईमेल, फिर मैंने किस सीक्वेंस में रखा है एड्रेस पिन कोड कंट्री, तो 3 रो और मुझे बनानी है, सो 3 कॉलम और मुझे बनाना है, 1 2 3। सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एड्रेस, ये मैं बोल देता हूँ पिन कोड पहले रखा था, पिन कोड और लास्ट में कंट्री, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है कि ये मेरा पेज रेडी हो गया, लिस्ट दिख जाएगी मुझे, लेकिन जब ये रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन की सक्सेस पे मुझे रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पर? कस्टमर लिस्ट वाले सेक्शन पे। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे यहीं पर राउटिंग डिफ़ाइन करनी होगी, ठीक है, क्योंकि राउटिंग के थ्रू ही हम नेविगेट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आऊँगा, इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले राउटिंग लाइब्रेरी एंगुलर/राउट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा राउटर चाहिए मुझे, और इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ राउटर का कंस्ट्रक्टर के अंदर, प्राइवेट, इसको मैं बोल देता हूँ राउट, और इंस्टेंस नेम क्या है राउटर, किसका मुझे राउटर का चाहिए, ठीक है। अभी मुझे पता है कि अच्छा सक्सेस यहाँ पर आ चुका है सब्सक्राइबर के अंदर, तो मुझे क्या करना है दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट बाय URL, और नेविगेट इसके अंदर मुझे क्या यूज़ करना चाहिए,
सो नेविगेट बाय यूआरएल, क्योंकि मुझे यूआरएल पता है मेरा। सो स्लैश, और एक बार मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ राउटिंग वाले से, जो कि कस्टमर लिस्ट है। मैं यहाँ पर आके सेम चीज़ डाल देता हूँ, कस्टमर लिस्ट सेव। ठीक है, अब जब भी डेटा सेव होगा तो ये मैसेज दिखाएगा और कस्टमर लिस्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट करके कस्टमर लिस्ट दिखा देगा। सो ब्राउज़र ओपन करता हूँ अपना, एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, ng सर्व। सो कंपाइल सक्सेसफुली हो चुकी है एप्लीकेशन। सो हम मैं जाके यहाँ पर इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो देखिए 2 लिंक आ गए मेरे पास, कस्टमर लिस्ट और कस्टमर रजिस्ट्रेशन। अगर मैं लिस्ट पर क्लिक करूँ सो देखिए लिस्ट आ गई मेरे पास, जितना भी डेटा सेव हुआ सब आ गया। लेकिन एक बार मुझे चेक करना है कि रजिस्ट्रेशन से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये मुझे चेक करना है। लास्ट नेम, पिन कोड में कुछ भी डाल देता हूँ, और ईमेल एड्रेस और कंट्री में इंडिया चूज़ कर लेता हूँ, सेव। देखिए मैसेज दिखाया और इसने रिडायरेक्ट कर दिया मुझे कस्टमर लिस्ट वाले पेज पे। ठीक है, सिंपल। अब मैं चाहता हूँ इसको एडिट और डिलीट करना, मतलब कस्टमर डिटेल को अपडेट करना और डिलीट कर देना। अगर मुझे अननेसेसरी नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। 2 काम मेरा बच रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले एडिट वाला इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो एडिट वाले इम्प्लीमेंट करने के लिए कस्टमर लिस्ट वाले पेज पे मुझे वापस आना है, और मैं यहाँ पर एक एंकर टैग इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो एंकर टैग क्या करेगा, मुझे देखिए एडिट करने के लिए कस्टमर रजिस्ट्रेशन का पेज मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वही फील्ड ही अपडेट करनी है जो फील्ड उसने रजिस्टर करते समय यूज़ करा है। क्लियर है ये चीज़? तो सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, एंकर टैग लेता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ एडिट, और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ राउटर लिंक। और राउटर लिंक में मैं क्या करूँगा, एक उसको वापस से रजिस्ट्रेशन पेज से भेज दूँगा उस आईडी को लेकर, कस्टमर आईडी को लेकर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेज पे अब मुझे ऐसे नहीं जाना है। अब मुझे कि उस पर्टिकुलर कस्टमर की आईडी लेकर जाना है, फिर मैं एपीआई से डेटा कॉल करूँगा उस आईडी को और रजिस्ट्रेशन पेज पे शो कर दूँगा। सो एक बार मैं करता हूँ, फिर आपको समझ ईज़िली आ जाएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर द लिंक विद अदर्स। तो यहाँ पे मुझे क्या, सबसे पहले राउटर ही डिफ़ाइन करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पे एडिट नाम से मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ राउटिंग। इंपोर्ट कुछ करना नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेज ऑलरेडी इंपोर्ट है, उसी पे मुझे ले जाना है। सो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इसको एडिट /ID। कंपोनेंट कौन सा है, कंपोनेंट तो मेरा वही है कस्टमर रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, सेव। अब मुझे यहाँ पे राउटर लिंक बनाना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउटर लिंक। अब ये एरे फॉर्म में जाएगा। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ /edit, ये मैं डबल कर उसमें रखता हूँ, एडिट कॉमा, और ये डेटा के अंदर मेरे पास यूज़र आईडी आता है, जो कि उस पर्टिकुलर कस्टमर का यूज़र आईडी होता है। ठीक है, अब ये जब उस पेज पे जाएगा तो मुझे एपीआई को हिट करके डेटा लेके आना है। सबसे पहले देखते हैं डिज़ाइन हो गया या नहीं हो गया है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए डिज़ाइन आ रहा है मेरा। ठीक है, एडिट आ रहा है, एडिट पे एक अगर आप लिंक देखेंगे तो लिंक एक बार ठीक कर। सो जो यूआरएल सभी ऐसे करके आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली आईडी देखना चाहिए। सो देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ ओके ठीक है। ये राउटर लिंक को मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना है, सेव। अब अगर इसको देखेंगे तो देखिए हर कस्टमर की एक अपनी आईडी है, कोई भी आईडी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, अब ये क्लिक करते ही जाएगा मेरा कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज पे, लेकिन अभी उसकी फंक्शनैलिटी ओके राउटिंग तो मैंने लिख लिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गया विद द आईडी, जो आईडी मैंने वहाँ से पास की थी। फिर से दिखाता हूँ किसी और कस्टमर पर क्लिक करके, 22 है। अगर आप नीचे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे आईडी 22, एक सेकंड से छोटा कर दो फिर दिख जाएगा।
देखिए आपको आईडी दिख रहा है 22, 23, 24, 25। अगर मैं किसी पे क्लिक करूँगा तो ये आईडी के साथ ही यूआरएल बनता है मेरा। जो ये यूआरएल है वो आईडी के साथ ही बन रहा है, edit/22, जैसा मैंने राउटिंग बनाया था। लेकिन उस कस्टमर का डेटा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं उस पेज पर तो आ गया लेकिन अभी मैं उस डेटा लेकर नहीं आया एपीआई से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ और रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट पे जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे राउटिंग डिफ़ाइन करना है। तो राउटिंग तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था राउटर। अब मुझे एक क्लास और यहाँ से लेनी है, एक लाइब्रेरी जो कि है एक्टिवेट राउट। एक्टिवेट राउट क्या करेगा, एक्टिवेट राउट से मुझे ये 22 आईडी चाहिए, वो मुझे एक्टिवेट राउट से मिलेगा। और जैसे ही मुझे आईडी मिल जाएगी मैं एपीआई को भेज के डेटा ले आऊँगा और वो सीधे सीधे बाइंड हो जाएगा। अब इसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। सो इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं प्राइवेट बोलता हूँ और एक्टिवेट राउट नाम देता हूँ। किसका इंस्टेंस बनाना है मुझे, एक्टिवेट राउट का बनाना है, सॉरी एक्टिवेट राउट का। अब ये ऑन इनिट पे ही मुझे डेटा मिल जाएगा। सो ऑन इनिट कहाँ गया मेरा, ऑन इनिट ये रहा। सो ऑन इनिट पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट एक्टिव राउट डॉट परम मैप डॉट सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे डेटा लेना है तो मैं जो ऊपर आईडी आ रही है क्वेरी स्ट्रिंग में वो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मैं इससे आईडी निकाल लूँगा, ठीक है। एक्स के अंदर मेरे को आईडी मिल जाएगी, लेकिन किसके अंदर ले लूँ, तो मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ वेरिएबल। एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेता हूँ, लेकिन ये इसके बाहर होगा ऑन इनिट के। अब दिस डॉट आई डी इक्वल टू एक्स डॉट गेट, इसके अंदर मुझे क्या पास कर दूँ, आईडी। कैसे पता चला मुझे आईडी ही पास करनी है, क्योंकि जब मैंने राउटिंग डिफ़ाइन की थी तो मैंने यहाँ पे आईडी लिखा था ना। तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, आईडी है या यूज़र आईडी है या कस्टमर आईडी है, जो भी आप यहाँ पे नाम लिखते हैं तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे गेट के टाइम ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार कंसोल करता हूँ और फिर एक बार चेक करता हूँ क्या ये सही दिख रहा है मुझे। सो दिस डॉट आई डी, और सारी कंसोल एक बार मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो जाएगा। और कोई कंसोल है नहीं, ठीक है, सेव। कस्टमर लिस्ट पे मैं आता हूँ और एक बार इस पर एडिट करता हूँ। 22 आईडी मेरी कंसोल होनी चाहिए। इंस्पेक्ट कंसोल 22, बढ़िया, परफेक्ट। अब 22 को मैं भेज के एपीआई से उस पर्टिकुलर कस्टमर की आईडी ले आऊँगा। मेरे पास एपीआई रेडी है उसकी भी। अब मैं कस्टमर लिस्ट पे जाके एपीआई बना लेता हूँ अपनी। कस्टमर लिस्ट पे जाके एपीआई बना लेता हूँ। एपीआई रेडी है मेरी, बस मुझे लिखना है कस्टमर डेटा बाई आईडी। इसमें एक पैरामीटर आएगा जो कि आईडी आएगा, ये नंबर भी हो सकता है, आप एनी भी डिफाइन कर सकता है, जो कि गेट टाइप का होगा। तो रिटर्न दिस डॉट ओबीजे डॉट गेट, इसमें यूआरएल में पास कर, यहाँ पे यूआरएल में पास कर देता हूँ दिस डॉट यूआरएल प्लस। अब मुझे एपीआई का नाम देख लेता हूँ कि उस पर्टिकुलर कस्टमर डेटा लाने के लिए क्या यूआरएल है एपीआई। सो एपीआई नेम है कस्टमर बाई आईडी स्लैश, मुझे इसके साथ क्वेरी स्ट्रिंग में क्या भेजना है, आईडी, जो कि वहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऑब्जर्वेबल टाइप का बना लेता हूँ, ऑब्जर्वेबल, और इसमें ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। सो ये मेरा क्या करेगा, जो भी आईडी वहाँ से भेजेंगे हम, वो उस आईडी का कस्टमर डेटा मुझे रिटर्न कर देगा। अब मैं आ जाता हूँ रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पे। अब मुझे आईडी तो मिल गई, अब मैं इस आईडी को भेज के मुझे डेटा चाहिए, करेक्ट है, और वो जाके मैप हो जाए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मुझे अब रजिस्ट्रेशन पेज दो काम के लिए यूज़ होने लगा, एक तो अपडेट करने के लिए, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, करेक्ट है। सो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे आईडी नहीं मिलेगा, उस समय आईडी 0 होगा या ग्रेटर देन या लेस देन 0 होगा, लेकिन जब मैं डेटा लेने जा रहा हूँ तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, ये एपीआई तब कॉल होगी जब दिस डॉट आईडी
वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो ऑन इनिट के अंदर मैं ये चेक कर लूँगा इफ़ दिस डॉट आई डी ग्रेटर देन 0 है, फिर मैं अपनी API कॉल करूँगा दिस डॉट obj डॉट गेट कस्टमर बाई ID, और इसमें मैं क्या पास कर दूँगा दिस डॉट ID। अब ऑब्जर्वेबल है कि वहाँ से ट्रू और फॉल्स या मेरा डेटा आ रहा है किसी पर्टिकुलर कस्टमर का। अगर मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर लिख दूँ लैम्डा एरो फंक्शन, और x के अंदर मुझे डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं कंसोल को तो मुझे डेटा तो मिल जाएगा, लेकिन अब मुझे डेटा बाइंड भी करना है। सो बाइंड करने के लिए सीधे सीधे वही प्रॉपर्टी रिटर्न करना जो प्रॉपर्टी मेरी उस पर्टिकुलर कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज पर है। सो एक ही लाइन सिर्फ लिखना है दिस डॉट फॉर्म डॉट पैच वैल्यू। पैच वैल्यू क्या करता है, इस फॉर्म के अंदर वही सारी प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम विद द सेम सिग्नेचर, करेक्ट, विद द सेम सिग्नेचर, F कैपिटल है मेरा, L कैपिटल है, जो प्रॉपर, और वही प्रॉपर्टी मेरी API पे यूज़ हुई है। सो वो सीधे सीधे जाके मैप कर देगा पैच वैल्यू एक साथ ही। तो इससे क्या होगा कि मैं अलग अलग नहीं मैप कर रहा हूँ कि फर्स्ट नेम के लिए मैं X से निकालूँ फिर मैप करूँ, ये जितनी प्रॉपर्टीज आएंगी सब मैच कर लेगा अपने अपने आप को, राइट। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डेटा बाइंड हुआ नहीं हुआ। सो मैं ब्राउज़र पे आऊँगा, एक बार लिस्ट पे आता हूँ और एडिट पे क्लिक करता हूँ, 23 रिकॉर्ड है। सो देखिए 23 पे जो जो रिकॉर्ड था वो सारा बाइंड हो गया है। लेकिन एक बारी मैं वो रिकॉर्ड ओपन करता हूँ इसमें सारी चीज़ें हों, मान लीजिए लास्ट वाला मैं करता हूँ, लास्ट में सारी चीज़ें फील्ड हैं, देखिए सब चीज़ फील्ड हो गई, एक एक चीज़ आ गई, इवन ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू भी बाइंड हो गई, सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, डेटा आ गया, अब मुझे डेटा अपडेट भी करना है। सो अपडेट करने के लिए बटन भी वही है जो रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं बटन चेंज नहीं करने वाला हूँ, मुझे 2 बटन नहीं रखने हैं कि मैं एक को इनेबल करूँ एक को डिसेबल करूँ, मैं सेम बटन को यूज़ कर सकता हूँ अपडेट करने के लिए भी, राइट। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे ये। सो अपनी एप्लीकेशन पे जाऊँगा और मुझे ये पता है कि एक सबमिट बटन है। अब ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोड लिखा था, राइट। अब मुझे क्या लिखना है अपडेट करने के लिए। सो अपडेट करने की API है, सबसे पहले मैं API लिख लेता हूँ अपने सर्विस में। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपडेट कस्टमर डेटा, यहाँ से भी डेटा ही आएगा पूरा पूरा जो कि एक मॉडल होगा, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा कुछ दिस डॉट obj डॉट पोस्ट, और इसका API का URL बेस URL ये है, एंड देन अपडेट करने के लिए URL मेरे पास अपडेट कस्टमर डिटेल है, राइट। और इसमें क्या भेजना है, मुझे डेटा भेजना है जो कि अपडेट करने वाला है, और ये ऑब्जर्वेबल टाइप का बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा आएगा उधर से। अब इसको मुझे कॉल करना है बटन के क्लिक पे। तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लिखा हुआ कोड ऑलरेडी, मुझे अपडेट का कॉल करना है। तो मुझे कंडीशन पता है कि जब इफ़ दिस डॉट ID ग्रेटर देन 0 होगा तब मुझे कॉल करना है दिस डॉट obj डॉट अपडेट कस्टमर डेटा, करेक्ट। अब मुझे क्या पास करना है, सीधे सीधे दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू, ये तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि फॉर्म मेरा वही है और सारी प्रॉपर्टीज़ भी वही हैं। डॉट सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि API से कुछ रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्रू फॉल्स, या वो सक्सेस बताएगा कि हो चुका है, ये सक्सेस के साथ कोई मैसेज या कोई डेटा आ रहा होगा, तो वो मुझे सब्सक्राइब करने से ही पता चलेगा क्योंकि ये है ऑब्जर्वेबल। सो ऑब्जर्वेबल लीड टू सब्सक्राइब, ठीक है। अभी ये चीज़ अपडेट का मैंने कॉल कर लिया, अब मैं इसको यहाँ पे रिटर्न भी लगा देता हूँ कि नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो। अब अपडेट करने के लिए मैंने सबसे पहले टोस्टर इम्प्लीमेंट कर ही लिया है, तो इसको मैं टोस्टर पे मैसेज दिखा सकता हूँ दिस डॉट नोटिफाई डॉट गेट सक्सेस, और यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, करेक्ट। और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेशन डन, टाइटल में डाल देता हूँ अपडेशन डन।
अब मुझे जब अपडेट हो जाए तो वापस से मुझे कहाँ भेजे, कस्टमर लिस्ट पे चला जाए। तो कस्टमर लिस्ट पे ये मेरे को ऑलरेडी एक बार इम्प्लीमेंट किया है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। एक बार आके चेक करता हूँ, कस्टमर लिस्ट पे आता हूँ, मैं इसे लास्ट वाले रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ। ठीक है, मैं इसमें से फर्स्ट की जगह इसको मैं बोल देता हूँ तो डेविड लिख देता हूँ और ये नेम हटा देता हूँ, सिर्फ डेविड, और एंटर कर दीजिए। ओके, एपीआई में एरर आया। एपीआई में एरर इस वजह से आई क्योंकि अभी तक मैंने यूज़र आईडी नहीं बाइंड किया है। जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है लोकल में, ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस डॉट फॉर्म। अगर आप ये देखेंगे दिस डॉट फॉर्म, इसके अंदर यूज़र आईडी नहीं है और मुझे अपडेट करना है किसी पर्टिकुलर कस्टमर का रिकॉर्ड। तो अगर इसमें यूज़र आईडी नहीं होगी तो किस कस्टमर का रिकॉर्ड करेगा, ये उसको नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल एक लेता हूँ यूज़र आईडी, न्यू फॉर्म कंट्रोल, और उसके अंदर ब्लैंक रिकॉर्ड में अभी रखता हूँ डेटा। ठीक है, अब मुझे ये इस पर सेट करना है यूज़र आईडी। कब सेट करवाना है, जब मुझे यहाँ से मिल जाए परम से, तो मैं यहीं सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यूज़र आईडी में डेटा मुझे सेट करने के लिए मैं तब सेट करूँगा जब मैं सेव करने जा रहा हूँ सबमिट पे। और मुझे कब इसमें सेट करना है, जब इसकी ग्रेटर देन 0 हो आईडी की वैल्यू। सो दिस डॉट फॉर्म डॉट कंट्रोल डॉट यूज़र आईडी डॉट पैच वैल्यू इक्वल टू दिस डॉट आईडी, सेव। तो इससे क्या होगा, जो भी यूज़र आईडी आ रही होगी क्वेरी स्ट्रिंग से, वो आईडी में सेव होगा और आईडी से ये उठा के फॉर्म की यूज़र आईडी वेरिएबल में सेव कर देगा। ठीक है, और जब ये सेव करने जा रहा होगा एपीआई पे, तो इसके अंदर यूज़र आईडी होगी, तो इसे पता होगा कि किस कस्टमर का डेटा उसे अपडेट करना है। सो एक बारी फिर से चेक करते हैं इसको, कस्टमर लिस्ट पे आता है और लास्ट वाले को अपडेट करता हूँ। मैं ये नेम हटा के इसमें सिर्फ डेविड लिखता हूँ और प्रेस एंटर। सो फिर से एक बार एपीआई पे एरर इस वजह से आई क्योंकि यूज़र आईडी सेट नहीं हो पाया। तो इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, ब्रैकेट के अंदर ही सेट करते हैं, सेव। और एक बार इसको मैं तो वापस एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेविड, एंटर। देखिए अपडेट हो गया, वापस से डेविड आ गया। सो डेविड आया और साथ ही साथ आप डेटा इसमें ये चेक कर सकते हैं कि ये अपडेट कब हुआ। अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पर, इसको एग्जीक्यूट कर दूँ क्वेरी को, सो डेविड अपडेट कब हुआ, वो अपडेट हुआ है, ये टाइम दिखा रहा है। और रजिस्टर कब हुआ था, ये टाइम दिखा रहा है। सो ये सारी चीज़ें इसमें मैनेज हो रही हैं आराम से, कब अपडेट हुआ, कब एडिट हुआ। सो लास्ट हमारा बचता है एडिट का हो गया, अपडेट का हो गया, अब डिलीट करने का। सो डिलीट करने के लिए ये मैं रजिस्ट्रेशन बंद कर देता हूँ क्योंकि डिलीट हमारा कस्टमर लिस्ट से ही होगा। एपीआई मुझे बनानी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा, एपीआई बनी हुई है, मुझे कॉल करना है यहीं से। सबसे पहले मैं एपीआई लिख लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, डिलीट कस्टमर डेटा। इसमें से कोई आईडी आएगा जो कि नंबर टाइप का होगा और उसका ऑब्जर्वेबल टाइप होगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा। सो दिस डॉट obj डॉट गेट, इसके अंदर मुझे यूआरएल पास करना है बेस यूआरएल एपीआई का, प्लस एक डिलीट करने का जो एपीआई होगी वो मुझे प्रीफिक्स ऐड करना है। तो अभी प्रीफिक्स देख लेता हूँ क्या है। सो डिलीट कस्टमर है और इसके साथ ही मुझे क्या पास करना है, जो कि आईडी आ रहा है, करेक्ट, और ये मैं रिटर्न कर देता हूँ। सो डिलीट कस्टमर करने के लिए जो एक आईडी है कि वो आईडी यूआरएल में पास हो जाएगा एज अ क्वेरी स्ट्रिंग और एपीआई में जाके वो इज एक्टिव फॉल्स मार्क कर देगा। अभी हम हार्ड डिलीट नहीं कर रहे हैं, अभी आप जो रिकॉर्ड देखोगे वो इज एक्टिव 1 से है, मतलब वो एक्टिव यूज़र्स हैं। अभी उसको मैं 0 सेट कर दूंगा तो मतलब कि इनएक्टिव हो गया यूज़र। तो कस्टमर लिस्ट पे आऊँगा मैं इसके HTML पे और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँ इसको डिलीट लिंक, और यहाँ पर एक क्लिक हैंडलर ऐड कर लेता हूँ, क्लिक इवेंट, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ फ़िलहाल डिलीट कस्टमर, राइट। और इसके अंदर क्या जाएगा हमारा, डेटा डॉट यूज़र आईडी, क्योंकि उसको पता होना चाहिए ना कि किस कस्टमर का डेटा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो ये यूज़र आईडी भी जाएगा साथ में। अब ये क्लिक है जो हैंडलर है, ये इम्प्लीमेंट करना है इसके TS फाइल पर। तो मैं लिस्ट पे जाऊँगा
और एक फंक्शन होगा यहाँ पर, फंक्शन बना लेता हूँ डिलीट का, और एक आईडी जो कि वहाँ से आ रहा है हमारा HTML से, नंबर, API कॉल करने का यहाँ पे बना हुआ है this.obj.delete कस्टमर सबसे पहला है, और इसमें मैं क्या पास कर दूँ, आईडी मांग रहा है, और ये ऑब्जर्वेबल है तो मुझे इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते ही ये जो भी API से रिकॉर्ड आ रहा होगा अपडेटेड वो मुझे मिल जाएगा। करेक्ट है। अब मुझे यहाँ पे दो काम करने हैं कि जब डिलीट करे रिकॉर्ड तो मुझे एरर उसका सक्सेस मैसेज दिखाए, और साथ ही साथ वो लिस्ट दोबारा से बाइंड हो जाए। मुझे एक्टिव यूज़र्स ही देखने हैं, तो लिस्ट बाइंड करने का एक ये फंक्शन लिखा हुआ है जो कि हमारा ऑन इनिट के अंदर है। सो मैं ये कोड कट करके इसको मैं बाहर डाल दूँगा कहीं पर, गेट कस्टमर लिस्ट करके यहाँ पे मैं बाहर डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा कोड ना लिखना पड़े, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक कोड डाल दिया API कॉल करने का। और यही फंक्शन मैं ऑन इनिट के अंदर भी कॉल कर लूँगा, और साथ ही साथ जब मैं डिलीट करूँगा और डिलीट करने के बाद वापस से मुझे बाइंड करना होगा तब मैं बाइंड कर लूँगा। करेक्ट है। और यहाँ पे दिस लगा देता हूँ, सेव। अभी मुझे यहाँ पे टोस्टर सर्विस कॉल करनी है, तो क्योंकि मुझे एरर मैसेज टोस्टर सर्विस ही दिखाना है, ये सक्सेस मैसेज। सो फ्रॉम डॉट नोटिफिकेशन सर्विस, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ नोटिफिकेशन सर्विस। अब मुझे इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, सो एक नाम देता हूँ मैं इसको नोटिफाई। किसका नाम डालना है मुझे, नोटिफिकेशन सर्विस का, this.notify। और ये जब सक्सेस हो जाए तब मुझे एरर इसका मुझे मैसेज दिखाना है कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली। सो ये मैं करूँगा यहाँ पे this.notify.getSuccess, और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, सबसे पहले मुझे मैसेज देखना है तो कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली, और टाइटल पास कर दूं डिलीशन डन करके कुछ ऐसे, और सेव। डन। कोई भी कंपाइल्ड एरर नहीं है। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, सो ये डिलीट का आ गया, लेकिन सो डिलीट दिख रहा है, बस मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखते हैं डिलीशन डन, कस्टमर डिलीट सक्सेसफुली। और आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस कितना फास्ट परफॉर्मेंस है, विद इन सेकेंड इसने अपडेट किया, मतलब इज एक्टिव अपडेट किया, और साथ ही साथ ये लिस्ट भी बाइंड कर दी। अगर मैं बीच से कोई रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, ये देख रहे हैं डिलीट कर दिया, और ये रिकॉर्ड अपडेट भी कर दिया, मतलब दोबारा से ये लिस्ट बाइंड कर दी। सो ये एंगुलर का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, कि ये सिर्फ पार्शियल पेज रिफ्रेश करता है और डेटा बाइंड बहुत फास्ट करता है। एसिंक्रोनस API कॉल होता है। सो इस तरीके से कस्टमर रजिस्ट्रेशन भी हमने कर लिया, रजिस्ट्रेशन से लिस्ट पर आके उसको अपडेट किया है, उसको डिलीट किया है, और पूरा रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू किया है, वैलिडेशन के साथ किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो गई हमारी। तो उसमें 2 वे बाइंडिंग भी कवर हो गई, 1 वे बाइंडिंग कवर हो गई, डेटा दिखाने का कवर हो गया, स्ट्रक्चर में बता दिया, कंपोनेंट क्या होता है वो बता दिया, मॉड्यूल एप्लीकेशन चलती कैसे वो बता दिया, एंगुलर के आर्किटेक्चर आप कहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, angular.json फाइल क्या होती है, package.json फाइल क्या होती है। सो आई होप अगर कट ऑपरेशन किसी को इम्प्लीमेंट करना हो या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो ये देख के आप इजली बना सकते हैं, क्योंकि हर एक पेज में ऑलमोस्ट यही फंक्शनलिटी ही होती है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा कैसे लेके जाएंगे, राउटिंग कैसे बनाएंगे। बस ये हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो, राइट। सो ये इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और जिसको भी ये कोड चाहिए होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं गिटहब पे इसको अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लस बेल दी आइकन तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, और इसको लिंक भी आपने कलीग के साथ शेयर कर दीजिए। एंड ऑल्सो लाइक दिस ट्यूटोरियल। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग माई प्रीवियस ट्यूटोरियल, सो आप उस पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। और इसके साथ ही मैंने जो एंगुलर के ट्यूटोरियल बनाए हैं इससे पहले, वो मैं प्लेलिस्ट इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, सो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच।